ओके, वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट करके रीअसेसमेंट यानी रीओपनिंग शुरू किया था। रीओपनिंग का जो सेक्शन है, मेन सेक्शन विच इज गवर्न बाय दैट इज विद सेक्शन नंबर 147। 147 सेक्शन नंबर में अगर कोई भी एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड द असेसमेंट विच कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस मेनली। पहला तो जिसमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 1990 ए के हिसाब से इंटर कंट्री कोई इंफॉर्मेशन मिली, 135 ए के हिसाब से इंटर डिपार्टमेंट कोई इंफॉर्मेशन मिली, या तो कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज हुआ, या तो कोई कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह ने कोई ऑर्डर पास किया और उसके वजह से कोई इंफॉर्मेशन है, या तो दूसरा मेन रीजन जो हो सकता है रीअसेसमेंट का, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्च सर्वे एक्सेट्रा। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड द असेसमेंट, तो एओ विल फर्स्ट डू दी बेसिक इंक्वायरी कि क्या ये रीअसेसमेंट हमें करना चाहिए कि नहीं। इट इज लाइक प्री अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दैट नोटिस विल बी गिवन अंडर विच सेक्शन 148 ए। 148 ए में पहले इंक्वायरी कंडक्ट होगी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, नॉट लेस देन 7 days, नॉट मोर देन 30 days। रिप्लाई कंसिडर किया जाएगा एंड ऑर्डर पास किया जाएगा। ऑर्डर पास करने से पहले भी क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो 148 ए के अंदर दो दो अप्रूवल की जरूरत है। 148 ए में अगर तय होता है कि रीअसेसमेंट विल बी स्टार्टेड, तो इसके साथ कौन सी नोटिस अलग से दी जाएगी, सेक्शन 148। 148 की नोटिस इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू 143 सबसेक्शन 2। पर 148 के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होगी, पहला कि तुम्हारा रीअसेसमेंट स्टार्ट हुआ, और दूसरा फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। कितने टाइम में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करवाया जाएगा, 3 months। एक्सटेंशन भी यहां पे दिया जा सकता है। ये जो भी रिटर्न फाइल होगा 148 की नोटिस के सामने, उसके बाद जाके उसका जो भी है वो नॉर्मल स्क्रूटिनी के सेक्शन के हिसाब से असेसमेंट होगा। फर्दर नोटिस 142(1) अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, स्पेशल ऑडिट है तो वो भी हो जाएगा, एंड फाइनली ऑर्डर पास हो जाएगा। अब ये कब तक सेक्शन 148 की नोटिस इश्यू हो सकती है, वो कौन से सेक्शन ने बताया है, 149। सेक्शन 149 इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द नोटिस ऑफ 148, not to serve. It is the due date to issue the notice of, and that to 148. Now, what is the time limit for that? अगर तुम्हारी एस्केप्ड इनकम, एक्सपेंस, असेट, बुक्स की एंट्रीज वगैरह अगर मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs है, तो कितने टाइम तक 148 की नोटिस इश्यू हो सकती है, अप टू 10 years। कहां से 10 years, फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, पर अगर ये लेस देन 50 लाख है तो कितने साल तक, 3 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, पर ये 10 साल और 3 साल गिनने में दो पीरियड हम लोग एक्सटेंड करके देंगे। पहला कौन सा पीरियड एक्सटेंड करके देंगे, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया 148 ए के अंदर, उतना पीरियड एक्सटेंड होगा। और दूसरा कोई कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह ने कोई स्टे दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अगर ये एक्सटेंशन के बाद और 148 की नोटिस इश्यू करने की जो ड्यू डेट है उसके बीच में 7 दिनों से भी कम गैप है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, उस पीरियड को 7 दिन तक एक्सटेंड करके दे देंगे, 7 दिनों तक एक्सटेंड करके दे देंगे। अभी यहां पे अगर कोई ऐसा सर्च हुआ जो 15 मार्च के बाद हुआ, और ये किसी ऐसे साल को बिलोंग करता है जिसकी 148 की नोटिस इसी साल के 31 मार्च को एक्सपायर होने वाली है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 15 दिन का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया जाएगा फॉर इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिस। अच्छा, ये जो भी 148 की नोटिस इश्यू होगी 149 के हिसाब से, उसका जो भी असेसमेंट होगा वो कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या, 12 month from end of the year in which notice under section 148 is issued। तो जिस साल 148 इश्यू हुआ उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है तो क्या हो जाएगा, और 12 महीने का टाइम पीरियड यहां पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 150, एक्सेप्शन ऑफ द टाइम लिमिट टू इश्यू द नोटिस। बट बिफोर आई मूव टू दिस, सबसे पहले थोड़े टाइम पीरियड्स लिख देते हैं, टाइम लिमिट्स में आ जाइए। What if assessee died before that 3 or 10 years? Even on the legal hair also reassessment proceedings can be done। हम पढ़ेंगे कभी भी असेसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर पर ये सारी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। अप टू दी हाँ, पर टैक्स उतना ही कलेक्ट किया जा सकता है जितनी असेट उस लीगल हेयर को मिली है फ्रॉम दिस डिसीज्ड पर्सन। उससे ज्यादा उसकी पर्सनल लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आता। वो आगे वाले एक अलग से चैप्टर में हम लोग देखेंगे।
Okay, for many Mumbai students today, you have, I guess, option either face to face in some other subject or this subject, and the balance subject you can see in the evening on the dashboard. अब ये जो है वो थोड़े टाइम तक ऐसा रहेगा. आई हैव टॉक टू हेड ऑफिस जिसने भी मुझे कल पूछा था. ये कुछ ब्रांचेस में ये चीज की गई है फॉर सम ऑफ द बैचेस ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो टाइम लिमिट में लिखिए 148A. 148A. 148A के नाम में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर 148. OBH not less than 7 days, not more than 30 days. (148) to be issued in 1 month from end of month of 148A. तो 148A का जो ऑर्डर आता है उस महीने के एंड से एक महीने के अंदर अंदर 148 इश्यू कर देना पड़े. सो कौन सी टाइम लिमिट 148 के लिए अप्लीकेबल होगी? 149 की टाइम लिमिट या तो ये टाइम लिमिट, विच एवर इज अर्लियर. तो 148A का ऑर्डर आने के 6 महीने के बाद आप सोचो मैं 148 इश्यू करूंगा, ये नहीं चलेगा. तो भले 149 की टाइम लिमिट बाकी है, भले वो 3 साल 10 साल एक्सपायर नहीं हुए, पर तुमने 148A पहले इश्यू कर दिया तो उसके ऑर्डर आने के महीने के एक महीने के अंदर अंदर 148 इश्यू कर ही देना पड़ेगा कंपलसरी. सो इट विल बी विच एवर इज अर्लियर. अच्छा, अब 148 रीअसेसमेंट नोटिस. इसमें क्या होगा तो लिखिए रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम टू फाइल विद इन 3 months from end of month of notice. फिर 149 टाइम लिमिट टू इश्यू 148 3/10 years from end of AY. If search after 15th March, then 15 days extension. हाँ, वो तो 15 अप्रैल हो गया, पर इट इज ओनली फॉर दैट ईयर जिसकी ड्यू डेट वो 31 मार्च को एक्सपायर हो रही है, नॉट फॉर ऑल द ईयर्स. अभी है ना, देयर इज सम एक्सेप्शन. सेक्शन 149. 149 क्या बोलता है? कोई भी केस का 148 का नोटिस मैक्सिमम कब तक इशू कर पाओगे? 3 years या तो 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. जबकि 150 इज एन एक्सेप्शन ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ सच नोटिस, एंड दिस सेक्शन 150 इज नॉट विथ स्टैंडिंग टाइम पीरियड ऑफ 149. इसका मतलब 149 टाइम बार्ड हो गया, फिर भी 150 में अगर आपका केस कवर्ड है तो उसका नोटिस आप लोग अभी भी इश्यू कर सकते हो. अब ये क्या बोलता है? नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इश्यूड एनी टाइम टू गिव इफेक्ट of any finding or direction of the order by any authority in the proceeding under the act by appeal reference revision or by any court under any law. अभी ये चीज क्या है? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई 1920 का असेसमेंट चल रहा है. 1920 का असेसमेंट ऑर्डर आया, उस असेसमेंट ऑर्डर में किसी चीज का एडिशन किया गया. अब वो एडिशन के सामने असेसी चला गया अपील में. वो अपील में गया तो अपीलेट अथॉरिटी ने इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला कि तेरा एडिशन बराबर है, पर ये 1920 को बिलोंग ही नहीं करता, ये तो 1718 को बिलोंग करता है. तो आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन कि तू ये 1920 में से रिमूव कर दे और 1718 का रीअसेसमेंट कर.
अब ये स्क्रूटिनी कौन सी चल रही थी ओरिजिनली? 1920। उसके असेसमेंट में क्या हुआ? एडिशन हुआ। उसके सामने क्या हुआ? अपील हुआ। उस अपील के ऑर्डर में अपीलेट अथॉरिटी ने क्या बोला कि ये एडिशन बरोबर है, पर वो कौन से साल में होना चाहिए? 1718 में। अब 1718 के असेसमेंट ईयर से लेकर 3 साल या 10 साल लेट से कंप्लीट हो गए बाय दिस अपील ऑर्डर। जब अपील ऑर्डर आया तब वो 149 की टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई थी 17-18 की। तो क्या हम लोग रीअसेसमेंट नहीं कर पाएंगे? तो अपीलेट अथॉरिटी ने जो डायरेक्शन दिया उसका क्या? और इसीलिए सेक्शन 150 क्या बोलता है? अगर कोई अपीलेट अथॉरिटी आपको बोलती है कि रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ईयर का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, तो हाँ वो कर देने का, फिर उसमें 149 की टाइम लिमिट देखने की नहीं। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई कोर्ट है अंडर एनी लॉ ये बोलता है कि भाई इसका रीअसेसमेंट करो, फॉर एग्जांपल जैसे एसएफआईओ ने सहारा का केस वापस ओपन किया। एसएफआईओ इज अ स्पेसिफिक एजेंसी अंडर कंपनीज एक्ट, स्पेशल स्पेसिफिक दैट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और उसने सहारा ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उसने इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑर्डर दिया कि इसके लेट से फाइनेंशियल ईयर 15-16 का रीअसेसमेंट करके लाओ और हमें बताओ कि व्हाट शुड बी द एथिकल इनकम ऑफ दैट ईयर। अब कोई ऐसा दूसरा एनसीएलटी, कोई दूसरे एक्ट का बॉडी अगर आपको ऑर्डर करता है कि उस पर्टिकुलर साल का रीअसेसमेंट करो, तो आप क्या एज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी ये बोलोगे कि हमारा 149 आपको टाइम बार कर देता है, पहले आना था? अरे क्या पहले आना था? उसको केस ही अभी मिला, वो कैसे पहले आता? तो इन दैट केस वो बोले तब रीअसेसमेंट कर देने का, 149 की टाइम लिमिट देखने की नहीं। तो अगर कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया किसी भी साल का रीअसेसमेंट करने का उसमें 149 नहीं देखने का। कोई एपेलेट अथॉरिटी ने कोई ऐसा टाइम लिमिट के बाद ऑर्डर किया रीअसेसमेंट करने का, तो कर देने का, उसमें भी टाइम लिमिट देखने की नहीं। पर इस चीज का भी एक टाइम लिमिट है एक्चुअली। सी, ये जो ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर है ना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोर्ट आज से 20 साल के बाद बोले ना रीअसेसमेंट, तो भी कर देने का, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने का। तो ये जो पहला एक्सेप्शन है उसका ये एरो करो। However, notice under 148 cannot be issued if at the time of issuing original order, which is a subject matter of appeal, time limit of that year in which adjustment to be done is expired under section 149. Please make it 149. दो चीज करनी है, एक एरो लगाना है और यहां पे 149 करना है, और तीसरी चीज पढ़ना है ये लाइन को एक बार। Notice under 148 cannot be issued if at the time of issuing order, that is original order which is a subject matter of appeal, time limit of that year in which adjustment to be done was expired under 149. तो फिर एपेलेट अथॉरिटी के बोलने के बावजूद रीअसेसमेंट नहीं हो सकता। हाँ देखो, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो करना ही पड़े। कोर्ट को आपका इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है सो फार एज एनी डायरेक्शन इज कंसर्न, कोर्ट सुपीरियर है। एपेलेट अथॉरिटी इज बाउंड बाय इनकम टैक्स की टाइम लिमिट। कोर्ट ये सारी टाइम लिमिट के परे हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है स्पेसिफिकली, तो उसको ये टाइम लिमिट नहीं लगाने का, उसको एक्सेप्शन देना पड़े। पर ये क्या है? एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है। इन प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट वॉज देयर, तो 19-20 का असेसमेंट स्क्रूटिनी हुई। असेसमेंट ऑर्डर पास्ड ऑन 31 मार्च 2022 which was a subject matter of appeal and appeal order came on 1st May 2024। सबसे पहले तो 1920 की स्क्रूटिनी का ऑर्डर आया 31 मार्च 2022 और उसका अपील ऑर्डर कब आया? 1st May 2024। In this order, it was directed to AO to reassess the case for the disputed income of 1718। एओ को क्या बोला गया कि तेरा डिस्प्यूट बराबर है पर ये 1920 का है ही नहीं, ये 17-18 का है। यू गो एंड रीअसेस 17-18 का केस। कैन एओ अडॉप्ट द पावर ऑफ सेक्शन 148 एज पर सेक्शन 150? प्लीज मेक इट 150। क्या सेक्शन 150 के हिसाब से यहां पे 148 17-18 के लिए इश्यू किया जा सकता है? अज्यूम दैट एस्केप्ड इनकम इज लेस देन 50 लाख। Appellate authority can be CIT appeals, can be ITAT। Appellate authority में दो अथॉरिटी आती है, CIT appeals, ITAT। हाई कोर्ट इज नॉट appellate authority, वो कोर्ट है। चलिए यहां पे सबसे पहले हमें क्या समझने का, अब ये एक लाइन पढ़ते हैं और साथ साथ में ये एग्जांपल के साथ देखते जाते हैं। नोटिस अंडर 148 कैन नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कब आया था? 19-20 का, 31 मार्च 22।
कि हमें यह देखने का कि जिस दिन 19-20 का असेसमेंट ऑर्डर आया, क्या उस दिन एओ के पास पावर था कि वो 17-18 का 148 का नोटिस भेज सके? चलो बोलो, 31 मार्च 2022 को क्या एओ 17-18 की रीअसेसमेंट की 148 की नोटिस भेज सकता था? यस। क्यों? 17-18 यानी असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 18-19। 31 मार्च 19 से 3 साल कब कंप्लीट होते हैं? 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 को एओ चाहता तो वो 17-18 की 148 की नोटिस भेज सकता था। तो हाँ, ये जो अपीलेट अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया कि जाओ 17-18 का आप लोग रीअसेसमेंट करके आओ, एओ हैज द पावर ओवर ईयर। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आया तभी भी वो 17-18 का केस ओपन कर सकता था, पर वो किया नहीं था उसने, टाइम बाद हो गया उसके बाद। जबकि आज अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, हमें तो सिर्फ वो असेसमेंट ही को तो रिप्लेस करना है जो 19-20 का किया था, उसकी जगह क्या कर देना है अभी 17-18 का। वी कैन डू इट ओवर ईयर। But what would be the answer if assessment order of 1920, which is a subject matter of appeal, is passed on 1st May 2022? अगर वो जो ऑर्डर है 19-20 का असेसमेंट ऑर्डर वो 31 मार्च 22 की जगह 1st May 22 को आता तो क्या होता? तो क्या नहीं से 1st May 22 को आप 17-18 की 148 की नोटिस नहीं भेज सकते थे? क्यों नहीं भेज सकते थे? 3 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर एलेप्स हो गया। और इसीलिए इन दैट केस आज अगर अपीलेट अथॉरिटी बोलती है कि जाओ 17-18 में एडिशन करके आओ, उसका रीअसेसमेंट करके आओ, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अपील का ऑर्डर है ये जिस दिन असेसमेंट का ऑर्डर आया था उस दिन भी मेरे पास ये पावर नहीं थे, तो अपील के ऑर्डर के बाद भी मेरे पास ये पावर नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आंसर लिखवा रहा हूँ वो लिखना है। सबसे पहले तो ये जो पहला पॉइंट है 31 मार्च 22 वाला, इसमें लिखिए यस बिकॉज on 31 March 22, AO could issue notice of 148 for 1718. Yes, because on 31 March 22, AO could issue notice under section 148 for 1718. अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 1st May 22 को अगर वो ऑर्डर पास होता तो क्या, तो लिखिए नो, बिकॉज on 1st May 22, AO could not issue 148 for previous year 1718. नहीं, यहां पे भी 148A की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा 148 इशू कर देने का, बिकॉज कोर्ट वगैरह का डायरेक्शन आया है, देयर यू कांट गिव 148A, वो सीधा 148 ही इशू करने का। तो देखो ये पॉइंट सिंपली क्या बोलता है, सबसे पहले इसने दो एक्सेप्शन दिए। 149 इज ए नॉर्मल टाइम लिमिट, 3 years 10 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। और अगर कोई कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है कि जाओ किसी पिछले साल का रीअसेसमेंट करके आओ, तो चुपचाप कर लेने का विदाउट एनी एक्सक्यूज, उसमें 149 की टाइम लिमिट देखने की नहीं। कोई अपीलेट अथॉरिटी, रिविजनरी अथॉरिटी, रेफरेंस अथॉरिटी, ये बाद में पढ़ने वाले, ये तीन अथॉरिटी बोलती है जाओ किसी पीछे के साल का रीअसेसमेंट करके आओ, तो भी करने का 149 नहीं देखने का, पर एक और लिमिट देखने की। कौन सी लिमिट देखने की इसमें? कि जिस दिन हमारा ये जो अपील ऑर्डर आया वो जिस साल का असेसमेंट ऑर्डर आया था, क्या उस ऑर्डर के दिन अपीलेट अथॉरिटी ने हमें जिस साल का रीअसेसमेंट करने का बोला है, क्या उसका 148 इश्यू हो सकता था? अगर हाँ तो आज भी इश्यू हो सकता है, अगर ना तो वो आज भी इश्यू हो सकता नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल 2021 फिनेंशियल ईयर 2021 है, असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ इसका? 21-22। इसका 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर आने का टाइम लिमिट क्या? What is the time limit maximum up to which assessment order of this particular financial year can come? Can I say 12 month from end of assessment year? यानी इसका मैक्सिमम कब तक आ जाएगा असेसमेंट ऑर्डर? 31 मार्च 2023। इसमें कुछ एडिशन हुआ, हमें वो अच्छा नहीं लगा, अपील में चले गए। अपीलेट अथॉरिटी ने बोला एओ बराबर काम किया, पर बेटा ये 20-21 में एडिशन नहीं करना था, ये एडिशन तुझे करना था लेट्स से 13-14 में। ये एडिशन कब करना था? 13-14 में। और एडिशन कुछ ज्यादा नहीं था, लेट्स से 80 लाख रुपीस का एडिशन था।
अब ये जो अपील का ऑर्डर आया ना, ये अपील का ऑर्डर आ रहा है समवेयर 15 जून 2025 को। 15 जून 25 को ये ऑर्डर आया कि एओ, तूने जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एडिशन किया था ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 23, उसका एडिशन सही में तुझे करना था 13-14 में, जा उसका रीअसेसमेंट करके आ। और ये डायरेक्शन कब दिया गया? 15 जून 2025 को। चलो बताओ, कैन दिस बी हैपन? क्या यहां पे एओ 13-14 का रीअसेसमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? एओ फाइनेंशियल ईयर 13-14 का रीअसेसमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों कर सकता है? सबसे पहले तो यहां पे 3 साल की लिमिट लगेगी कि 10 साल की? 10 साल की, बिकॉज द एस्केप्ड इनकम इज मोर देन 50 लाख। एस्केप्ड इनकम इज मोर देन और इक्वल टू 50 लाख, तो 10 साल की लिमिट लगेगी। 10 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, और हमें क्या देखना है? ये तो अपीलेट अथॉरिटी के डायरेक्शन पे हम लोग करने जा रहे हैं, तो हमारा 149 एज ऑफ नाउ अप्लाई नहीं हो रहा है, पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ये असेसमेंट ऑर्डर जिस दिन आया था, क्या उस दिन हम लोग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का 148 इशू कर सकते थे? चलो बताओ, ये 20-21 का असेसमेंट ऑर्डर किस दिन आया? 31 मार्च 23। क्या एओ चाहता तो 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर 13-14 के रीअसेसमेंट की नोटिस भेज सकता था? हाँ, बिकॉज 10 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अभी भी बाकी था, और तो वो आज भी 148 की नोटिस भेज सकता है। दैट इज क्लियर पीपल, यस और नो? अगर यहाँ पे एस्केप इनकम 40 लाख होती तो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके लिए 3 साल का टाइम चाहिए, और 31 मार्च 23 को वो 3 साल का जो टाइम पीरियड है असेसमेंट ईयर के एंड से वो खत्म हो गया था, तो वो आज भी ये चीज नहीं कर सकता। अच्छा, पर अगर मान लो ये डायरेक्शन किसी हाई कोर्ट ने दिया होता तो ऑलवेज कर सकता है। उसमें फिर 150 की टाइम लिमिट देखने की नहीं, उसमें कभी भी हाई कोर्ट बोले, कभी भी कोई दूसरी कोर्ट बोले, तो चुपचाप रीअसेसमेंट कर देने का। फिर वो ओरिजिनल ऑर्डर के वक्त भी कर सकता था, नहीं कर सकता था, ये देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, बट दैट इज नॉट टू बी सीन, क्योंकि अगर वो भी हम लोग याद रखेंगे तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स। 4-6 years विच इज एनीवेज नॉट देयर इन द मॉड्यूल इटसेल्फ, 4 to 10 years वाली टाइम लिमिट, और अब तो नहीं आ गई वापस 4 to 6 years। नहीं, देन आई विल सजेस्ट कि वो इंटरप्रिटेशनल केस में हमें इस वक्त की देखनी है, क्योंकि हम जिस साल का मेन असेसमेंट कर रहे थे वो नए रिजिम में आ गया था वहां पे। इन दैट केस मीन्स नोटिस आपने जो, ये फॉर एग्जांपल मेरा 20-21 का साल है, वो 20-21 का साल की जो नोटिस थी 148 ए की वॉट एवर, वो एक कट ऑफ डेट के पहले इश्यू हुई है, तो उस वक्त के रूल्स अप्लीकेबल होंगे फॉर एवर। अगर वो दूसरे किसी टाइम पीरियड में इश्यू हुई है तो उस वक्त के रूल अप्लाई होंगे। सिमिलरली 1 सितंबर के बाद नोटिस इश्यू हुई है तो नए वाले रूल अप्लाई होंगे। So we have to apply those rules only which were applicable at that time. But as of now, we have to understand only from that perspective which is there in the syllabus. क्योंकि हम पुराना अगर याद रखने बैठेंगे इन दैट केस, ना तो वो मटेरियल में है, स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। द सिंपल रीजन बीइंग, एक ही सेक्शन के अंदर तीन तीन वो लोग आपको चीजें नहीं करवा सकते, दो तो आपको वैसे भी याद रखनी है। वो तो मॉड्यूल ने सोचा भी नहीं था जब मॉड्यूल आई थी कि दूसरा बदल जाएगा, बट दैट इज फाइन। उसके पहले का रिमूव कर दिया गया था, लास्ट ईयर ही रिमूव कर दिया गया था सिलेबस में। करेक्ट नहीं है, तो नए वाले में इस दैट इज नॉट लाइक फर्स्ट प्रोवाइजर। रियल लाइफ में नहीं खुल पाएगा बिकॉज वहां पे 4 या 6 इयर्स का केस है, तो ये 6 साल के अंदर होगा तो। पर जनरली है ना, ये 150 वाला जो पॉइंट है कि अपीलेट अथॉरिटी बोलती है इस साल से उठा के पहले के साल में करो, ये तो सिर्फ मेरा एक एग्जाम्पल था कि बोला जहां पे 20-21 का सीधा 13-14 में। ऐसा कौन सा एडिशन होगा जो सीधा 13-14 में जाके ऐड हो जाएगा? तो ये क्या 1-2 साल पुराना हो सकता है चीज, 1-2 साल पुरानी मैटर हो सकती है कि भाई नहीं, ये इस साल का मैटर नहीं लग रहा है, ये पिछले साल से चालू था, तो तुम पिछले साल का रीअसेसमेंट करो, इस साल छोड़ दो इसको। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल पहले की चीज है, और अगर 1-2 साल पहले की चीज है तो एनीवेज एओ वुड हैव डन दैट रीअसेसमेंट ऑन द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। तो वो इस बार भी कर सकता है, 150 की टाइम लिमिट आ जाएगी वहां पे। नहीं पूछेंगे ही नहीं, क्यों पूछेंगे? दे विल नॉट आस्क यू, बिकॉज वो उन्होंने अपनी लिमिट बना दी है कि दे विल नॉट आस्क यू दैट प्रायर वाला अमेंडमेंट्स। अच्छा, हाउ एओ विल कंप्लीट द असेसमेंट? तो एज आई सेड 147 इज अ मशीनरी सेक्शन। Assessment has to be completed as per 143(3) या 144. तो AO will issue notice under 148. You file the return.
तो 143(1) भी आ सकता है, उसके बाद 143(2) आ सकता है इफ यू विल कंप्लाई। तो 147 रेड विथ सेक्शन 143(3), इफ यू विल नॉट कंप्लाई 147 रेड विथ सेक्शन 144। 143(1) को एरो करके लिखो, नॉट कंपल्सरी। मशीनरी सेक्शन का मतलब इट इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, वो सिर्फ बताता है कि ये केस कब ओपन होगा, कैसे चालू होगा वो ही नहीं बताता। अच्छा, तो जिया यहाँ पे मेरे वाले एग्जांपल में ये 15 जून का तो कोई टाइम कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ भी दिन पे आए हमें ये देखना ही नहीं है, हमें वो असेसमेंट ऑर्डर का दिन देखना है। ये कभी भी ऑर्डर आए हमें वो कंसिडर ही नहीं करना है। अच्छा, इफ यू डोंट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम तो 147 रेड विथ सेक्शन कौन सा आ जाएगा, 144, और आपका रीअसेसमेंट का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो कल भी डिस्कस किया था कि असेसमेंट कंप्लीट कब तक होगा, 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विथ नोटिस ऑफ 148 इज सर्व्ड। नोटिस ऑफ 148 इज सर्व्ड। 151A बोलता है फेसलेस स्कीम लाई जाएगी रीअसेसमेंट के लिए, तो ठीक है, फेसलेस स्कीम होगी, फेस टू फेस नहीं चलेगा। ओके, 152 क्या बोलता है, रीअसेसमेंट के अंदर जो जो इनकम का एडिशन होगा उस पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा। मान लो 18-19 प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है 19-20, उसका रीअसेसमेंट कंप्लीट हो रहा है समवेयर अराउंड 23-24। तो ये जो एडिशन आप लोग कर रहे हो उसमें आप लोग जिस साल ऑर्डर आया उस साल के स्लैब रेट से टैक्स गिनोगे, कि जिस साल का केस है उस साल के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स गिनोगे। तो फॉर एग्जांपल 19-20 का केस है, ऑर्डर आया 23-24 में, तो 23-24 के टैक्स रेट लगाऊं कि 19-20 के टैक्स रेट लगाऊं, 19-20 के टैक्स रेट। टैक्स टू बी चार्ज एट द एस्केप्ड इनकम एट एज इफ इट वाज नॉट एस्केप्ड एंड इंक्लूडेड इन दैट इनकम, यानी कि उसी साल के टैक्स रेट लगाने पड़े। अगर आपने पहले से ही उसको उस साल ऐड किया होता तो कितना टैक्स आता, उस तरीके से टैक्स ढूंढना पड़े। मींस जनरल रेट्स ऑफ दैट ईयर्स, उस पर्टिकुलर ईयर के रेट आपको लगाने पड़ेंगे। अभी कुछ जजमेंट्स है यहाँ पे इंटरेस्टिंग से। मद्रास हाईकोर्ट सीआईटी वर्सेस एसएसआरजी अर्थन राव स्वामी। सेक्शन 147 डज नॉट प्लेस एनी लिमिट on the number of times AO can involve the power. So basically n number of times case can be reopened. कोई एक केस 50 बार भी रीओपन हो सकता है, देयर इज नो लिमिट। चाहो उतनी बार, जितनी बार इंफॉर्मेशन मिले उतनी बार केस रीओपन करो, सब्जेक्ट टू द टाइम लिमिट ऑफ 149। आप चाहो उतनी बार यहाँ पे ये जो पावर है वो इन्वोक कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ट्रस्टी ऑफ एचईएच द निजॉन सप्लीमेंटल फैमिली ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी। AO cannot initiate reassessment until original assessment are not completed। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। अगर मेरा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट चल रहा है तो क्या उसके पहले मैं अपडेटेड रिटर्न का पावर इन्वोक कर पाऊंगा? नहीं। 31 दिसंबर के पहले अगर किसी साल का रिटर्न भरना है तो कैसे भरूंगा? बिलेटेड रिटर्न। अगर वो टाइम लिमिट चली गई तो मैं क्या करूंगा? अपडेटेड रिटर्न। सिमिलरली अगर आपका 143(2) का नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट बाकी है, नॉर्मल असेसमेंट का टाइम लिमिट बाकी है, तो आप रीअसेसमेंट के पावर में मत जाओ, आप नॉर्मल असेसमेंट इश्यू करो। अच्छा, वो असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उसकी टाइम लिमिट भी चली गई, उसके बाद अगर आपको असेसमेंट करना है तो कौन से पावर यूज करो? रीअसेसमेंट के पावर। दूसरा, इस जजमेंट से जो इंटरप्रिटेशन आता है वो, जब तक आपका नॉर्मल असेसमेंट पेंडिंग है साइमल्टेनियसली रीअसेसमेंट की नोटिस नहीं आ सकती। यानी अगर एक बंदे का नॉर्मल असेसमेंट चल रहा है और अगर कोई इंफॉर्मेशन पॉपअप होके आ गई कि इसमें ये भी चीज है, तो उसके लिए दूसरा असेसमेंट मत करो, इसी असेसमेंट में उस चीज को इन्वॉल्व करके खत्म कर दो, कि जब तक इसका असेसमेंट चल रहा है तब तक सारी मैटर उसी में कंप्लीट करो, रीअसेसमेंट मैटर खत्म हो गई फिर अगर असेसमेंट करना है तो आएगा। तो जब तक आपका नॉर्मल असेसमेंट चल रहा है तब तक रीअसेसमेंट हो पाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर आर उपाध्याय वर्सेस सोना भाई आर पटेल। टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 149 जो मैंने अभी के हिसाब से लिखी है 3 इयर्स या 10 इयर्स, फॉर सेक्शन 148 इज रेलेवेंट फॉर इश्यू ऑफ द नोटिस एंड नॉट सर्विस। ये मैंने कल भी बोला था कि देयर इज अ ह्यूज इंप्लीकेशन ऑफ दिस। 149 का जो हेडिंग है वो बोलता है टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस, इट डोंट से टाइम लिमिट ऑफ सर्विंग द नोटिस। और देखो, लॉ बनाने वाले कैसे अलग अलग लोग होते हैं, उन्होंने खुद ने 2-3 चीज ध्यान में नहीं रखी। पहली चीज,
149 की टाइम लिमिट किसके लिए है? इश्यू ऑफ द नोटिस। हाउएवर जब आप लोग 153 का ये पॉइंट पढ़ोगे, टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, उसमें क्या लिखा है? 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विथ नोटिस ऑफ 148 इज सर्व्ड टू द असेसी। कंप्लीशन का टाइम चालू होता है सर्विस से, जबकि इश्यूएंस का टाइम देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस। अब देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, आज के टाइम में इश्यू और सर्व ये दोनों वर्ड अलग अलग रखने का मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि आज जिस दिन नोटिस इश्यू होती है उसी दिन सर्व भी हो जाती है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इश्यू ऑफ द नोटिस? जैसे आज बात करते हैं उस एरा की, जब ऐसा इनकम टैक्स पोर्टल वगैरह पे नोटिस नहीं आती, मैन्युअली नोटिस आती है, जो आज से 5 साल पहले आती थी। पोस्ट में जब नोटिस आए, दैट वाज काउंटेड एज द डेट ऑन विच इट वाज सर्व्ड। तो मान लो कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने जानबूझ के 31 मार्च के पहले की नोटिस पे डेट डाल दी, जबकि कुरियर कंपनी को ये नोटिस दिया उसने फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को, कि जा ये एसएससी को दे के आ। एसएससी को मिला 10 अप्रैल को। देर आर 3 डेट्स विच आई एम टेलिंग यू। पहला, डेट ऑफ नोटिस कौन सी लिखी है उसने? 25 अप्रैल, लेट से 25 मार्च। उसने कुरियर कंपनी को ये हैंड ओवर कब किया डिपार्टमेंट ने नोटिस देने के लिए? लेट से 4 अप्रैल। और वो एसएससी तक कब पहुंचा? 10 अप्रैल। ये सर्विस ऑफ द नोटिस कब माना जाएगा? व्हेन द नोटिस इज सर्व्ड टू द एसएससी, 10 अप्रैल। व्हेन द नोटिस इज इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। ये जजमेंट बोलता है गुजरात हाई कोर्ट, कनुभाई एम पटेल एचयूएफ। डेट ऑफ इश्यू डज नॉट मीन द डेट ऑन विच नोटिस इज साइंड, इट मीन्स द डेट व्हेन इट इज हैंडेड ओवर बाय आईटी डिपार्टमेंट टू पोस्टल अथॉरिटी या तो कुरियर कंपनी। अरे वरना तो कोई भी पहले की डेट डाल दे और बोले कि ये टाइम बार नहीं है, ये तो सही से इश्यू किया, भले लेट नोटिस इश्यू किया। तो ऐसा गलत गलत नहीं करने का। नोटिस पे कोई भी डेट लिखने से वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस दिन कुरियर कंपनी को दिया ना, दैट विल बी काउंटेड एज द डेट ऑफ इश्यू। और वो जिस दिन एसएससी को मिला, दैट विल बी काउंटेड एज द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। आज के टाइम में जिस दिन नोटिस वो लोग ईमेल करते हैं उसी दिन ईमेल मिल जाता है, अनलेस एंड अनटिल रात को 12 बज के ऐसे थोड़ा बहुत किया और एक आध मिनट इधर उधर हो गया मेल में नेटवर्क वजह से, अनलेस एंड अनटिल बाकी जिस दिन वो लोग इश्यू करेंगे उसी दिन सर्व हो जाएगा। तो दोनों दिन सेम ही रहने वाले हैं। अच्छा, विच एवर इज अर्लियर देखना है। मान लो कोई नोटिस मेल में भी भेजी और कुरियर में भी भेजी, और एसएससी को मेल आज के आज मिल गया, कुरियर के थ्रू नोटिस 2-3 दिन के बाद मिली, सर्विस कब हुई ऐसा मानेंगे? आज। जो सबसे पहला कम्युनिकेशन मिल गया, दैट विल बी काउंटेड एज द सर्विंग ऑफ द नोटिस। तो आज तो ऑन द स्पॉट ही नोटिस इश्यू होके सर्व हो जाती है, तो इसमें कोई टाइम गैप देखने को नहीं मिलता। दिन होता है। अच्छा, दिन हाँ, दिन होता है, हाँ। डेट स्पेसिफाइड यानी? करेक्ट, बट दैट वी डोंट सी। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आज कुरियर कंपनी वगैरह तो पिक्चर में ज्यादा आती नहीं है। वो लोग आज अगर साइन करते हैं तो आज ही वो लोग अपलोड भी कर देते हैं। तो वो उन लोगों ने जिस दिन ये नोटिस अपलोड की ना आपके पोर्टल पे, दैट विल बी काउंटेड एज द डेट ऑन विच नोटिस इज इश्यूड। मान लो उन लोगों ने आज अपलोड किया और नोटिस में डेट डाल रहे वो लोग 10 दिन पहले की, तो हम उसको नहीं मानेंगे जो नोटिस पे डेट लिखी है। हम लोग उसने जिस दिन अपलोड किया ना साइट पे नोटिस, उसको मानेंगे दिस इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस। कुरियर कंपनी की जगह आज ये चीज इनकम टैक्स पोर्टल बन जाती है कि इट इज नॉट द डेट ऑन विच नोटिस इज साइंड, इट इज द डेट ऑन विच इट इज अपलोडेड टू इनकम टैक्स पोर्टल। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बॉम्बे हाईकोर्ट सीआईटी वर्सेस कैक्शिया इकोनॉमिया डे गोवा। Assessee can claim deduction for any expense related to escaped income। अगर कोई एस्केप्ड इनकम मिलती है तो सामने खर्चे भी माइनस उसके रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रॉस इनकम टैक्सेबल करेंगे। हम अगर इनकम ढूंढते हैं तो आप सामने खर्चे बता दो, हम नेट इफेक्ट देके फाइनली असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। एक्सपेंस माइनस हो सकता है, इट इज बिकॉज कहीं पे लिखा नहीं है कि एक्सपेंस कैन नॉट बी डिडक्टेड, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे खर्चे वगैरह भी माइनस कर सकते हैं। 0852 Activa of any person, no. So that was all about assessment, reassessment। असेसमेंट के सेक्शंस में मेन मेन कौन से, रीअसेसमेंट में मेन मेन कौन से? सबसे पहले रीअसेसमेंट की बात करो। पावर कौन सा सेक्शन देता है रीअसेसमेंट का? 147। प्री अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्शन में दी जाती है? 148 ए। पहली नोटिस कौन से सेक्शन में आएगी? 148। उसके बाद सारे नॉर्मल सेक्शन होके फाइनली क्या हो जाएगा? ऑर्डर इशू हो जाएगा। ये 148 की टाइम लिमिट कहां पे लिखी? 149। इसके एक्सेप्शन कहां पे लिखे? 150।
कौन से रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा वो कहां पे लिखा, 152 जो बोलता है स्लैब रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर्स, और कुछ जजमेंट जो इसके काम के थे। असेसमेंट हुआ। अच्छा, सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम वाला पॉइंट हुआ, उसके बाद असेसमेंट हुआ, उसके बाद रीअसेसमेंट हुआ। अब एक इजी टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेक्टिफिकेशन। यहां पे एक हेडिंग डालो, रेक्टिफिकेशन। अच्छा, जो 147 चालू हुआ है उसके पहले भी एक बड़ा सा हेडिंग डाल देना, रीअसेसमेंट। तो ये पूरा रीअसेसमेंट था, यहां से लेकर अब पूरा रेक्टिफिकेशन चालू हो रहा है। अच्छा, एस्केप्ड इनकम में अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम आता है तो क्या उस पर भी नॉर्मल स्लैब लगेगा कि 78% टैक्स लगेगा? 78%, 78% टैक्स लगेगा। सी, जब मैंने बोला जनरल रेट ऑफ दैट ईयर, वो जनरल रेट तब लगता है जब कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वाली इनकम पकड़ी जाए जो आपने जानबूझ के ऐड नहीं की थी। अगर कोई ब्लैक मनी वगैरह पकड़ा गया, अनएक्सप्लेन चीजें पकड़ी गई जिसका आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे हो, तो उस पे तो उस साल भी कितना टैक्स लगता था? 78%। तो आज रीअसेसमेंट करते वक्त भी कितना टैक्स लगेगा? 78%। अब बात करते हैं थोड़ी रेक्टिफिकेशन की। कुछ मिथ है इसके रिगार्डिंग जो रिमूव करने हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो पता नहीं है लोगों को वो भी समझनी है, और कुछ लोग तो टोटली नहीं पता है तो वो तो पहले से समझेंगे। नाउ, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? सबसे पहले तो हम लोगों का रिटर्न ऑफ इनकम जो हम लोग फाइल करते हैं, अगर ये रिटर्न ऑफ इनकम में अगर कोई एरर रह जाती है, कोई मिस्टेक रह जाती है, कोई ओमिशन रह गया, डिडक्शन लेना रह गया, इनकम बतानी रह गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। वी कैन रिवाइज दैट रिटर्न। और ये जो हम लोग रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर होता है? 139 सबसेक्शन 5। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक जवाब दे दूं जो यहां पे सवाल आया है उसका। मैंने बोला कि टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल एज पर द जनरल रेट ऑफ दैट ईयर। आई जस्ट मेंशन अबाउट टैक्स रेट, आई डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो उस दिन से लेकर आज तक का लगेगा। रीअसेसमेंट के केसेस में तो देखा गया है कि जितना टैक्स होता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। 30% टैक्स भी अगर था मान लो इनकम पे, और आज रीअसेसमेंट तुम्हारा हो रहा है तकरीबन लेट्स से 48 मंथ्स के बाद, तो हर महीने का 1% 48% तो इंटरेस्ट लगेगा। 30% टैक्स था, उस पर इंटरेस्ट 48% के हिसाब से लगेगा। ऑब्वियसली टैक्स के ऊपर लगने वाला है, पर कई सारे केसेस में तो ये उससे भी ज्यादा हो जाता है। 34A का इंटरेस्ट भी आएगा, 234B का इंटरेस्ट भी आएगा। पर ये सब हम लोग जब इंटरेस्ट का डिस्कशन करेंगे तब पढ़ेंगे कि रीअसेसमेंट में किस तरीके से इंटरेस्ट गिनते हैं, असेसमेंट में किस तरीके से इंटरेस्ट गिनते हैं, उसका डिस्कशन अभी नहीं करना है हमें। तो इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा, सरचार्ज कौन से साल का लगेगा? तो जैसे टैक्स रेट उस साल के लगता है तो सरचार्ज भी उस साल का लगेगा, सेस भी उस साल का लगेगा। जैसे कुछ सालों में 3% सेस था, तो भाई अगर उस साल का रीअसेसमेंट हो रहा है तो सेस कितने % लगाने का? 3%, 4% नहीं लगाने का। फिर वो सब एज पर दैट एक्ट। तो अगर हमारे रिटर्न में कोई गलतियां रह गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में रिवाइज कर सकते हैं? 139 सबसेक्शन 5। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ दिस? The due date is 31st, that is 3 months prior to end of assessment year. और मान लो ये रिवाइज करने का टाइम चला गया, तो अब अगर रिटर्न को रिवाइज करना है तो कैसे कर सकते हो? अपडेटेड रिटर्न। पर अपडेटेड रिटर्न में कंपलसरी तुम्हारी इनकम क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। टैक्स क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब मान लो एक नॉर्मल केस जो कल ही मुझे किसी ने पूछा था, वही एग्जांपल लेता हूं। मैंने मेरा रिटर्न फाइल किया, पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है जो मैंने टैक्सेबल बता दिया। अब ये गलती मुझे रियलाइज ही नहीं हुई, मैं तो टैक्स भी भर दिया। 31 दिसंबर का टाइम पीरियड भी चला गया, रिवाइज रिटर्न का टाइम पीरियड चला गया, अब जाके वो गलती दिखी कि यार इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इतना ऑब्वियस है कि वो चीज एग्जम्प्ट है, तो मैंने टैक्सेबल कर दी। अब देखो रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट चली गई, अपडेटेड रिटर्न तुम्हें इनकम इंक्रीज नहीं करने देगा। अब क्या होगा? अब क्या तुम ये मिस्टेक करेक्ट ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो। सेक्शन 154 गिव्स यू द पावर ऑफ दिस, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिटर्न। रेक्टिफिकेशन। अगर तुम्हारी मिस्टेक ऑब्वियस है, अगर तुम्हारी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, कोई भी से देख के बिना कोई डिस्कशन के मान ले कि हाँ ये मिस्टेक है, ये सिर्फ एक मामूली गलती है जिसको सिर्फ सुधारना है, तो रिवाइज रिटर्न के बाद भी तुम ये चीज को सुधार सकते हो। क्या फाइल करके? रेक्टिफिकेशन फाइल करके।
यू कैन डू रेक्टिफिकेशन ऑफ योर रिटर्न। उन्हें बोलो कि मेरी ऑब्वियसली गलती थी, इट वाज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ये लाइन हमेशा आनी चाहिए जब जब रेक्टिफिकेशन की बातें होती है, तब तब साथ में कौन सी लाइन आनी चाहिए? मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? एक ऐसी मिस्टेक जो विदाउट एनी डिस्कशन कोई भी बोल दे कि हाँ ये एक एरर थी, इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, तो ये एक मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो गई। और अगर ऐसी कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन कब तक हो सकता है? 4 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। कब तक रेक्टिफाई हो सकता है? 4 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। पर कोई डिडक्शन लेना भूल गए थे, मान लो कोई डिडक्शन था वो क्लेम करना भूल गए, तो आप रेक्टिफिकेशन का यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। और अगर मान लो आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते थे तो रिवाइज रिटर्न का मतलब ही क्या रहता? फिर दोनों सेम काम करते थे। फिर देखो रिवाइज रिटर्न कब फाइल हो सकता है? अब वो वर्डिंग्स पे जाना है जो उस वक्त हंसी मजाक में उड़ा दिए थे। इफ असेसी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट therein, रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। रिवाइज रिटर्न में क्या लिखा था? इफ असेसी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट therein, रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। और रेक्टिफिकेशन में वर्डिंग्स क्या है? इफ असेसी डिस्कवर्स एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। डिस्कशन है ना, ये हमेशा डिबेटेबल है। मेरे हिसाब से कोई चीज मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट बोलती है नहीं इट इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इट इज अ ओमिशन, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यू कैन नॉट डू रेक्टिफिकेशन, यू कुड हैव जस्ट डन रिवीजन, जो तुम्हारा टाइम पीरियड चला गया, और मुझे प्रूव करना होगा कि इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ये झगड़ा हमेशा चलता जाएगा बिकॉज ये 3 लाइन डिफरेंस है। और एक्ट ने केसेस नहीं बताए कि सिर्फ इतने ही केसेस रेक्टिफिकेशन में जा सकते, उसने एक लाइन लिख के छोड़ दिया, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब कौन सी चीज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है कि देख मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं डिडक्शन मुझे लेना था, बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली दिख रहा है आई हैव पेड द सेम, इनकम टैक्स में माइनस करना रह गया, इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। कुछ जजमेंट ऐसे भी है कि इट इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यहां पे तुम्हें प्रूव करना पड़ा। ये तुम्हारे रिटर्न में दिखाई नहीं दे रहा था कि हाँ ये गलती है, ये प्रूव करना पड़ा। जो चीज प्रूव करनी पड़ती है ना, इट इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। वो रिविजन ही उसका हो सकता था, जिसका टाइम चला गया उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता नहीं। तो रेक्टिफिकेशन सिर्फ किसका हो सकता है? एरर्स का हो सकता है, मिस्टेक्स का हो सकता है। अच्छा दूसरा एक एग्जांपल देता हूं रेक्टिफिकेशन का। मैंने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करते वक्त मैंने एडवांस टैक्स जो भरा था उसकी क्रेडिट माइनस की, वो माइनस करते वक्त जो मैंने चालान नंबर लिखा वो चालान नंबर गलत लिख दिया और रिटर्न फाइल हो गया। अब रिवीजन का टाइम पीरियड भी चला गया, डिमांड निकली 143 सबसेक्शन 1 में कि तुम तो गलत चालान लिखे हो, तुम्हारा एडवांस टैक्स ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, हम लोग तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे, पे द टैक्स अगेन। अब मेरा रिवाइज रिटर्न का टाइम चला गया, 143(1) में डिमांड नोटिस आ गई। अब मुझे क्या करने का? रिटर्न को रेक्टिफाई करने का, चालान नंबर करेक्ट कर देने का। ये तो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, करेक्ट कर दो चालान नंबर, तुम्हारी डिमांड चली जाएगी। तो पर एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं ले सकता, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा दूसरी चीज, मान लो मैंने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करते वक्त एक इनकम दिखाई, अब उस वक्त किसी ने मेरा टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया था, तो मैंने वो टीडीएस माइनस भी नहीं किया रिटर्न ऑफ इनकम में, रिटर्न फाइल कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो पर्सन ने मेरा टीडीएस डिडक्ट करके उस साल मेरे 26 एस में अपलोड कर दिया, अब मैं तो उसकी क्रेडिट लेना बाकी रह गया। तो उस वक्त मुझे क्या करने का? उस साल का रेक्टिफिकेशन फाइल करने का, और वो जो टीडीएस मेरा अब जाके डिडक्ट हुआ वो क्या करने का? माइनस कर देने का। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम दिया है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन कब तक फाइल हो सकता है? अप टू द पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो असेसी के पास है ना, गलतियां सुधारने के अब 3 तरीके के मेथड है। पहली मेथड क्या आ जाती है? रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न कौन सा? 139 सबसेक्शन 5। ये किसके वजह से हो सकता है? एनी काइंड ऑफ ओमिशन, एनी काइंड ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। सी बेसिकली देयर इज नो बार, रिवीजन किसी भी तरीके का हो सकता है, आप कोई भी चीज सुधार सकते हो रिवाइज रिटर्न के थ्रू। अच्छा रिवाइज रिटर्न के बाद कौन सा आता है? अपडेटेड रिटर्न। सेक्शन कौन सा? 139 सबसेक्शन 8A। पर इसमें कंपलसरी तुम्हारा टैक्स वगैरह क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम नहीं हो सकता। और तीसरा क्या आ जाता है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कौन से सेक्शन के अंदर होता है? 154। पर ये सिर्फ किसके वजह से हो सकता है? एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड यानी बट ऑब्वियस थी ये मिस्टेक, कोई भी देख के बोल दे कि हाँ ये मिस्टेक थी, वो सुधार सकते हो आप थ्रू दिस काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन।
ये सेक्शन, सवाल आता है तो रिवाइज रिटर्न 139 में दिया, अपडेटेड रिटर्न 139 में दिया, तो रेक्टिफिकेशन ऐसा बाद में 154 में क्यों दिया? क्योंकि ये सेक्शन का यूज असेसी भी कर सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी कर सकता है। मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई ऑर्डर इशू किया और असेसमेंट ऑर्डर 143(1) का ऑर्डर, और उस ऑर्डर में उसने कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई चीज थी असेसमेंट में थी वो लिखना भूल गया। अब वो अपने ऑर्डर को किस तरीके से रिवाइज कर सकता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड रिवीजन ऑफ असेसमेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिवाइज ऑर्डर, बट व्हाट ही कैन डू इज, નથી ભૈયા वो બધું કરવું, बट व्हाट ही कैन डू इज ही कैन डू रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो अगर असेसी के किसी ऑर्डर में उसको कोई एरर दिखी तो वो भी क्या कर सकता है, अपना जो ऑर्डर है वो रेक्टिफाई कर सकता है बाय विच सेक्शन 154। तो मान लो आपने रिटर्न फाइल किया, 143(1) का ऑर्डर आया, 143(1) के ऑर्डर में क्लियरली दिख रहा है कि सीपीसी ने गलती की है, दो टोटल में ही उसने गलती की है और डिमांड रेज कर दी। तो आप उसके सामने झगड़ो नहीं, उसके सामने अपील मत करो, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दो कि तेरा 143(1) गलत है, इट इज अ क्लैरिकल मिस्टेक। अपील में क्यों जाने का, तू भी देख दूसरी बार पता चल जाएगा कि गलती है, अपील में क्या जाने का, तू खुद से सुधार दे। तो आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दो, अपील में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कोई असेसमेंट ऑर्डर आया 143(3) का, एओ ने लिखा 10 लाख का एडिशन, 30% टैक्स, और टैक्स की अमाउंट लिखी है 4 लाख। अब इसके सामने अपील में नहीं जाने का, एओ को रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट का लेटर डाल देने का कि ये तेरी क्लैरिकल मिस्टेक है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, काइंडली करेक्ट द सेम। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को आप भी रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और वो सुओ में तो भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और ये रेक्टिफिकेशन कितने साल तक हो सकता है? 4 years फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच दैट ऑर्डर वॉज पास्ड। ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन कितने साल तक हो सकता है? 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड। तो देखो यहां पे सेक्शन 154 पहले तो, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ ऑर्डर और इंटीमेशन। अच्छा, रेक्टिफिकेशन अप्रूव करने का राइट किसके पास है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलर रिटर्न के केस में भी आपकी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मेरे रिटर्न में गलती है, आई वांट टू रेक्टिफाई द सेम। अब वो 143(1) के ऑर्डर में रेक्टिफाई करवाना है कि नहीं करवाना, उसका अल्टीमेट पावर किसके पास है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है। और इसीलिए यहां पे हेडिंग क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर और इंटीमेशन। चलो मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब देना। क्या इस सेक्शन के अंदर 143(1) का ऑर्डर अमेंड हो सकता है? क्या वो रेक्टिफाई हो सकता है? यस। क्या 143(3) का ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है अगर उसमें मिस्टेक है तो? यस। क्या 147 का ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है? यस। क्या सीआईटी अपील, क्या उसका ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है? अगर मान लो सीआईटी अपील के अपील ऑर्डर में कोई गलती है, तो क्या वो इस सेक्शन का यूज करके रेक्टिफाई हो सकता है? यस। सीआईटी अपील्स इज इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में सीआईटी अपील्स भी आ जाता है। अगर आईटीएटी का कोई ऑर्डर है और उसमें कोई मिस्टेक रह गई, क्या वो इस सेक्शन का यूज करके रेक्टिफाई हो सकता है? नहीं। आईटीएटी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, वो एक हायर अथॉरिटी है, और इसलिए उसके रेक्टिफिकेशन के राइट एक अलग सेक्शन में 254 करके, वो रेक्टिफाई 154 के अंदर नहीं हो सकता। तो 154 में कौन से लोग अपने ऑर्डर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं? कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, या तो सीआईटी अपील। आईटीएटी अपने ऑर्डर को इस सेक्शन का यूज करके रेक्टिफाई कर सकती नहीं है। फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आईटी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 116, तो ऐसे डैश करके लिखो, दैट इज एओ ऑब्लिक सीआईटी अपील, एओ ऑब्लिक सीआईटी अपील। मे, देखो मे वर्ड है, शैल नहीं है। असेसी ने बोला तो रेक्टिफाई कर ही नहीं देने का। मे अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट, ये कोई भी तरीके का ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ऑर्डर, एनी अप्रूवल ऑर्डर। अच्छा, मे इज इक्वल टू शेल, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, तो फिर मे वर्ड का मतलब क्या रहा? ये कुछ जगह पे सेक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे मे वर्ड का मतलब वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलना चाहता था, वो मे बोलना चाहता था कि शेल। यहां पे मे का मे ही है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर में मे का शेल था।
अपील में जा सकते हो, रेक्टिफाइड ऑर्डर के सामने अपील में जा सकते हो। ओके, नहीं, जो मैटर आपका रेक्टिफिकेशन में गया है उसका अपील का जो टाइम पीरियड है वो रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के 30 दिन में चालू होता है। वो हम थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं और अपील वाले केस में भी वो चीज आएगी। अच्छा, पर इसे पार्शियल मर्जर बोलते हैं बाय द वे। हाउएवर यहाँ पे एक चीज, अच्छा, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट। दूसरा, अमेंड एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर 143(1). रिटर्न ऑफ इनकम का 143(1) को भी अमेंड हो सकता है। अमेंड एनी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 200A सबसेक्शन 1, बेसिकली टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न को भी वो लोग प्रोसेस करते हैं और उसमें भी अगर मान लो चालान नंबर लिखने में गलती हो गई तो डिमांड रेज होगी, आप उसका भी रेक्टिफिकेशन फाइल करवा सकते हो। अमेंड एनी इंटीमेशन अंडर 206 सीए सबसेक्शन 4, दैट इज बेसिकली टीसीएस रिटर्न, तो टीसीएस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। नाउ वन पॉइंट, मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया, वो सीपीसी ने अभी तक प्रोसेस ही नहीं किया है, 143(1) का ऑर्डर ही नहीं आया है। क्या उसके पहले मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूं? क्या रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न के फाइल करने के 1 मिनट के बाद भी हो सकता है कि 143(1) आने के बाद ही रिवाइज हो पाएगा? कभी भी हो सकता है। रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड एनी टाइम सून आफ्टर फाइलिंग और ओरिजिनल रिटर्न। उसमें 143(1) की राह देखने की जरूरत नहीं है। पर रेक्टिफिकेशन कंपलसरी कब आएगा? 143(1) आने के बाद। क्योंकि यहां पे कौन सी चीज अमेंड हो सकती है, फिर से पढ़ो। अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, एनी 143(1) का इंटीमेशन, या ये दोनों टीडीएस टीसीएस का इंटीमेशन। यानी कि पहले इंटीमेशन आने तो दो, फिर उसको रेक्टिफाई करना। यानी यहां पे कंपलसरी रेक्टिफिकेशन होगा तब 143(1) आने के बाद। और दूसरा, आप कभी भी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे रखने जाओगे, वो कंपलसरी फील्ड में मांगेगा 143(1) का रेफरेंस नंबर। सो बेसिकली 143(1) के रेफरेंस नंबर के बगैर आप लोग रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। यानी मान लो रिटर्न भर दिया, रिटर्न भर के तुरंत पता चल गया कि एडवांस टैक्स का चालान गलत लिखा, पता है कि 143(1) में डिमांड आएगी, तो नाउ यू हैव टू ऑप्शन। या तो अभी के अभी रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो, तो ठीक है, अब वो नया रिटर्न ही कंसिडर होगा। या तो दूसरा ऑप्शन, आप 143(1) आने दो, 143(1) आने के बाद उसके सामने क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये तो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, सुधार दो। पर रेक्टिफिकेशन फाइल तुरंत नहीं कर पाओगे, उसके लिए कब तक वेट करना पड़ेगा? 143(1) आएगा तब तक। जबकि रिवाइज रिटर्न तो आप कभी भी फाइल कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके, तो 143(1) के ऑर्डर को हम लोग अमेंड करवा सकते हैं, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न को, और दूसरे कोई भी ऑर्डर को जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इश्यू करती है। नो रेक्टिफिकेशन फॉर द मैटर which has been considered and decided in any appeal or revision। ब्रैकेट में मैंने लिखा है पार्शियल मर्जर। ऐसा कहीं पे हमने पहले पढ़ा? ये लाइन ऐसी कहीं पे सेम हमने पहले पढ़ी है, देखो तो। नो रेक्टिफिकेशन फॉर द मैटर विच हैज बीन कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन एनी अपील और रिवीजन, रीअसेसमेंट, सेक्शन 147। No matter can be reassessed which was a subject matter of appeal or revision. Similarly, no matter which is a subject matter of appeal or revision can be rectified. जो मैटर appellate authority के पास चली गई, एरर सुधारने का मौका भी अब appellate authority ही यूज करेगी। अब लोअर अथॉरिटी के पास एरर सुधारने का भी राइट नहीं है। अब वो राइट सिंपली किसके पास चला गया? appellate authority के पास। तो वो जो मैंने बड़ा सा कल एग्जाम्पल एक लिखवाया था कि जो मैटर अपील में चली गई उसका रीअसेसमेंट नहीं कर सकते, सिमिलरली जो मैटर अपील में चली गई उसका रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। तो सिंपल, अब वो एरर भी आप किसको बता दो? अपीलेट अथॉरिटी को, कि देखिए एडिशन भी गलत है और दूसरा एओ ने कैलकुलेशन में भी मिस्टेक की है। ऐसा नहीं कि एडिशन गलत है ये अपीलेट अथॉरिटी को बताओ और एरर है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताओ। ऐसा दो दो जगह पे एक ही चीज लेके नहीं जाने का। जो मैटर अपील में गई उसका एरर भी अपीलेट अथॉरिटी ही रेक्टिफाई करेगा। 154 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अथॉरिटी में रेक्टिफाई ऑन हिज ओन। खुद से एरर पता चली तो खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ऑन एप्लीकेशन बाय असेसी और डिडक्टर और कलेक्टर, असेसी वगैरह को पता चला गलती तो वो भी रेक्टिफिकेशन फाइल करवा सकता है। एंड व्हेन अथॉरिटी सीआईटी अपील या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, तो रिक्वेस्ट एओ भी कर सकता है। तो अगर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में कोई गलती रह गई
तो असेसी भी उसको बता सकता है, एओ भी उसको बता सकता है, वो अथॉरिटी सामने से भी उसको रेक्टिफाई कर सकती है। इफ ड्यू टू रेक्टिफिकेशन एनहांसिंग इनकम और रिड्यूसिंग द रिफंड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देने का। क्या गंदी चीज लिखी है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, पता ही है कि ये होने ही वाला है, अगर उसके वजह से तुम्हारी इनकम बढ़ने वाली है तो भी अपॉर्चुनिटी तो देने की, ये बढ़ाऊं कि नहीं, अरे वो ना बोलेगा तो क्या नहीं बढ़ाओगे। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, बढ़ाना ही है। फॉर एग्जाम्पल, असेसमेंट ऑर्डर में लिखा था 10 लाख की इनकम माइनस 2 लाख का एक्सपेंस, और फाइनल फिगर लिख दी 7 लाख। 10 लाख माइनस 2 लाख, 7 लाख रुपया लिख दिया और ऑर्डर पास कर दिया। अब इसके वजह से टोटल इनकम आई 7 लाख, टैक्स पेबल उसके हिसाब से कैलकुलेट हुआ। अब एओ ने सामने से ऑर्डर देखा, रही है क्या पागलपंती है, 10 माइनस 2 तो 8 होता है, ये 7 लिख दिया। तो नहीं, रेक्टिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, 7 को रिमूव करके क्या कर देना पड़ेगा, 8। तो उससे वजह से क्या होगा, टैक्स पेबल भी बढ़ जाएगा। इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी देने की कि ये बढ़ा रहा हूं, क्यों ना बढ़ाऊं, वो तू बता। वो क्या बताएगा, नहीं तुम्हारा मैथ्स गलत है, सिंपल बढ़ाना ही नहीं पड़ेगा दिस। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है पर वैसे देने की जरूरत थी नहीं, पर ये तो एक्ट बस बताना चाहता है कि हम तो इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ये जो भी आएगा वो पूरा क्या होना चाहिए, इन राइटिंग। अगर इसके वजह से कोई एक्स्ट्रा डिमांड निकल रही है तो नोटिस ऑफ डिमांड भी इश्यू करनी पड़ेगी, इफ ड्यू टू रेक्टिफिकेशन टैक्स पेएबल है तो। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में 7 लाख की जगह अब 8 लाख की इनकम हो गई, तो एडिशनल 1 लाख का टैक्स पेबल बढ़ जाएगा। तो ये जितना टैक्स पेबल बढ़ा उसका नोटिस ऑफ डिमांड वापस से इश्यू करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पुराने नोटिस ऑफ डिमांड में ही अमाउंट करेक्ट कर देते हैं, नहीं, नया नोटिस डिमांड इश्यू करो। क्यों ऐसा, ताकि अपील का टाइम आज से चालू हो सके। सी, अगर पुराने नोटिस डिमांड में ही करेक्शन कर दोगे तो उसके सामने अपील करने का टाइम तो खत्म हो गया। पर ये तो आज आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिस ऑफ डिमांड नहीं सुधारने का, इसका नया नोटिस डिमांड देने का, ताकि इसका अपील का टाइम लिमिट भी आज से चालू हो जाए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, मेक इट इंपॉर्टेंट। वेर एप्लीकेशन इज मेड बाय असेसी, डिडक्टर या कलेक्टर। सो बेसिकली 143(1) को अमेंड करने के लिए वगैरह, 6 months from end of month in which application is received. 6 months from end of the month in which application is received, but not more than 4 years from end of the year in which order sought to be amended was passed. इस लिमिट को कैसे समझोगे, whichever is later के whichever is earlier, whichever is later के whichever is earlier। कोई भी ऑर्डर पास हुआ उस साल के एंड से लेकर 4 सालों तक वो अमेंड हो सकता है, वो रेक्टिफाई हो सकता है। पर अगर एसएससी ने रिक्वेस्ट की तो उस रिक्वेस्ट के मंथ के एंड से 6 महीने में रेक्टिफाई करना पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल 143(1) का ऑर्डर पास हुआ समवेयर 15 जुलाई 2024 को, हमें इसमें कोई एरर दिखी जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। अब इस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन एओ मैक्सिमम कब तक कर सकता है, तो ये ऑर्डर जिस साल में इश्यू हुआ उस साल का एंड क्या है, 31 मार्च 25, उससे लेकर 4 साल कब कंप्लीट होंगे, 31 मार्च 2029। यहां तक ये ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है। पर मान लो एसएससी को ये मिस्टेक पता चल गई समवेयर 1 मई 2025 को, तो पहली लाइन क्या बोलती है, कब तक रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। एंड ऑफ द मंथ होगा 31 मई 25, और 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, बेसिकली 30 नवंबर 25। बोलो कब तक रेक्टिफिकेशन करने का, 31 मार्च 29 या 30 नवंबर 25, विच एवर इज लेटर के विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर सुओ मोटो रेक्टिफाई करना है तो कब तक मैक्सिमम हो पाएगा, 31 मार्च 29। एसएससी की रिक्वेस्ट पे रेक्टिफाई करना है तो कब तक कर देना पड़ेगा, 30 नवंबर 25, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की उस मंथ से लेकर 6 महीने में कंपलसरी ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो ये दोनों ड्यू डेट है, तो ये दोनों को किस तरीके से समझना है, विच एवर इज अर्लियर, इसको विच एवर इज अर्लियर समझना है। अच्छा, जैसे मैंने बताया सुओ मोटो ऑर्डर पास कर रहे हैं तो 4 years फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच ऑर्डर sought टू बी अमेंडेड was passed। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर 154 मिस्टेक मस्ट बी ऑब्वियस
एंड नॉट समथिंग विच कैन बी एस्टेब्लिश बाय लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस। तो ये भी क्लियरली होना चाहिए, प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। Therefore, a decision on debatable point of view is not a mistake apparent from record। उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उसके लिए अपील में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिबेट करनी है। वरना तो अपील और रेक्टिफिकेशन भी सेम हो जाए। तो अपील में डिबेटेबल चीजें होगी, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रेक्टिफिकेशन से सॉल्व हो जाएगा। अब ये खतरनाक आंध्र प्रदेश बीवी के शेषोवत्रम वर्सेस सीआईटी, ये पॉजिटिव जजमेंट भी है, नेगेटिव भी है। अ सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कैन वैलिडली फॉर्म द बेसिस फॉर रेक्टिफाइंग द ऑर्डर provided decision is given within 4 years from end of the year in which that order was passed। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, दोनों समझते हैं। मान लो किसी का फॉर एग्जांपल 17-18 का कोई फाइनेंशियल ईयर का केस है, इसका स्क्रूटिनी हुआ, स्क्रूटिनी का 143(3) का ऑर्डर आया। ये 143(3) का ऑर्डर आया तकरीबन लेट्स से 31 मार्च 2021 को, और इस दिन एओ ने, एक डिबेट चल रही थी इस असेसमेंट में, 50 लाख का एक कुछ तो एक्सपेंस था जो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का, ये डिबेटेबल था। फाइनली एओ हैज अप्रूव्ड कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान के डिडक्शन दे देते हैं, ठीक है। या तो उल्टा लेते हैं, चलो मान लो एओ हैज सेड के नहीं ये कैपिटल एक्सपेंस है और इसका डिडक्शन मिल सकता नहीं है, एओ ने डिसअलाउ कर दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब कहीं पे 31 मार्च 23 में कोई दूसरा केस चल रहा था कंट्री के किसी दूसरे कॉर्नर में, जो सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई ये जो एक्सपेंस है ये रेवेन्यू इन द नेचर है, कैपिटल इन द नेचर नहीं है। और ये एग्जैक्टली वही केस है जो इस पर्सन का था। वो बेचारा अपील में नहीं गया था, कोई दूसरा अपील में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये तो माइनस मिलना चाहिए। इस जजमेंट के बेसिस पे मैं अपने एओ को बोल सकता हूं कि चल तेरा ऑर्डर रेक्टिफाई कर, यू हैव अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि ये एक्सपेंस माइनस मिलना चाहिए। पर ये तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब तक आ गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच माई ऑर्डर वॉज पास्ड। मेरा ऑर्डर कब पास हुआ, 31 मार्च 21। उस साल के एंड से लेकर 4 साल में अगर सुप्रीम कोर्ट का दूसरे कोई केस का सेम जजमेंट आया, तो वो मैं मेरे एओ को बता के उसका जो ऑर्डर है वो क्या करवा सकता हूं, रेक्टिफाई करवा सकता हूं। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो एओ ने रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस मान के डिडक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं ये तो कैपिटल एक्सपेंस है, ये माइनस नहीं मिलना चाहिए। अब एओ उसके जो ये ऑर्डर था उसको रेक्टिफाई करके मेरे में भी क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है। तो एज आई सेड ये जजमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और इंपॉर्टेंट है। यानी आपका असेसमेंट कंप्लीट होने के 4 सालों तक हर एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखते रहने का, कहीं मेरे जैसा सेम जजमेंट तो नहीं है ना। और अगर सेम जजमेंट है तो क्या फेवर में है कि ऑपोज में? अगर फेवर में आया तो चले जाओ अपने एओ के पास और बोलो कि तेरी तो मिस्टेक थी, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये चीज गलत है, और इसलिए हम लोग रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉ है ना, अपील के दरवाजे बंद करता है, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कभी भी ऑर्डर रेक्टिफाई करवाने का राइट देता है। सो हाँ, इसका मतलब कि ये रेट्रोस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लोग अप्लाई करवा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे किसी केस का, हाँ, पर वो एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। आप कोई भी चीज नहीं बोल सकते, एकदम आइडेंटिकल केस है तो ये चीज हो सकती है। लिखो इसका एक एग्जाम्पल। इन दैट केस इंटरेस्ट का इंप्लीकेशंस भी होगा, ऑब्वियसली यस, इंटरेस्ट वगैरह का इंप्लीकेशन भी होगा। मिस्टर, बेटा ये 4 साल तक रिस्ट्रिक्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेक्टिफिकेशन का सेक्शन 4 साल तक अप्लाई हो सकता है। तो जिस बेसिस पे आप लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हो वो 4 सालों में आ गया, देन इट इज ओके। तो ऐसा यहाँ पे जजमेंट के अंदर ही 4 साल वाला पॉइंट लिख दिया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बोलता। प्रोविजन तो ऐसा भी नहीं बोलता कि सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के जजमेंट के हिसाब से रेक्टिफिकेशन हो सकता है। ये तो हाईकोर्ट ने अलाउ किया विद अ कंडीशन कि वो जजमेंट 4 सालों के अंदर आ जाना चाहिए। लिखो एक एग्जांपल, मिस्टर एक्स
was assessed under section 143 subsection 3 on 15th November 23 for financial year 21-22, wherein AO has disallowed political party donation by proving that cash was received against this. Mr. X didn't go for appeal. Now, on 7th May 25, Supreme Court in the case of Mr. Y ordered that deduction can't be denied. The issue was same as of Mr. X. ओके, अभी सबसे पहले तो यहां पे अगर मिस्टर एक्स अपील में चला जाए तो क्या होता? अगर मिस्टर एक्स अपील में चला जाता तो जिस अपीलेट अथॉरिटी के पास ये केस पेंडिंग होता, हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके सामने दिखा के बोल देते कि देख सेम केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तेरा अपील ऑर्डर उस तरीके से पास कर दे, देयर इज नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन इन दैट केस। पर यहां पे ये बंदा अपील में नहीं गया, तो अब उसने तो टैक्स भर दिया होगा, अब वो क्या कर सकता है? चलो बताओ। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके किसके पास जाएगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, कि तेरा जो ऑर्डर आया असेसमेंट ऑर्डर, उसके एंड से 4 साल के अंदर अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इसने वो डिडक्शन अलाउ किया, काइंडली रेक्टिफाई योर ऑर्डर और मेरे टैक्स का मुझे रिफंड दे दे। और ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड माना जाएगा और उसके हिसाब से रिफंड भी दे दिया जाएगा। हियर नोट डाउन द आंसर। हियर एज पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, as per Andhra Pradesh High Court, as per Andhra Pradesh High Court, any Supreme Court judgment of identical case issued within 4 years from end of year in which assessment order was passed, and it can be form basis of rectification, and hence in this case Mr. X can apply to AO for rectification under section 154. इंटरेस्ट के साथ मिलेगा पैसा, रिफंड वाला प्रोविजन अप्लाई होगा।
हाँ, एओ कैन ऑल्सो टैक्स। अगर मान लो एओ ने यहाँ पे डिडक्शन दे दिया होता और सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं डिसअलाउ होना चाहिए, कैश वापस मिला है, तो सेम एओ सुओ मोटो रेक्टिफाई करके नोटिस ऑफ डिमांड भिजवा देता कि चुपचाप टैक्स भर दे, मेरा ऑर्डर गलत था। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आना इस कंट्री के हर एक लोगों को अप्लाई होता है। अब इसके पहले कोई बेचारा अपील में नहीं गया और उसने टैक्स भर दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है जो किसी और को फेवर देता है, तो वो फेवर हर एक टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ उस बंदे को। अपील में नहीं गया उसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि वो मगजमारी नहीं चाहता था, उसके पास कोई बेस नहीं था हायर अथॉरिटी का, हर कोई ऐसा मानते थे कि डिसअलाउ होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो मान लिया, उसके पास शायद अपील में जाने के कंसल्टेंसी के पैसे ना हो इसलिए भी वो अपील में ना गया हो, ये भी एक रीजन हो सकता था। अच्छा, फिर दूसरा जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इज अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, रेक्टिफिकेशन कैन बी डन। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने तो आने के बाद एक वादा किया था कि विल नॉट डू रेक्टिफिकेशन, विल नॉट डू अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली, तो वो कर रहे हैं, वो चीज अलग है, एक दो इस बजट में भी किया है उन्होंने, तो ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स है। बट इन दैट केस अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आता है जो पीछे के सालों से एप्लीकेबल है, तो हाँ, वो हर एक साल जब से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ वो हर एक साल के रिटर्न का रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा और उस सालों में उसकी इंपैक्ट देनी पड़ेगी। हाईकोर्ट केस रेफरेंस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? हाईकोर्ट केस रेफरेंस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं? बेटा, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आता है वो अपीलेबल होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो रिवर्स भी हो सकता है। क्या फायदा अगर उसका रेक्टिफिकेशन कर लिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया, क्या वापस उसका रेक्टिफिकेशन करने बैठोगे? रेक्टिफिकेशन किसी ऐसी चीज का करो जो अभी फिक्स हो गया, जो बदलने नहीं वाला। हाईकोर्ट का डिसीजन तो बदल भी सकता है। इन दिस केस इफ मिस्टर एक्स हैज गॉन फॉर अपील देन व्हाट? चलो मान लो कि यहां पे मिस्टर एक्स अपील में जाता, सीआईटी अपील्स जो है ना उसने भी ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो मिस्टर एक्स किसके पास रेक्टिफिकेशन करवाने जाता? एओ के पास के सीआईटी अपील्स के पास? सीआईटी अपील्स के पास। और वो जो 4 साल का पीरियड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वो भी हम लोग कहां से देखते? सीआईटी अपील का ऑर्डर आया उसके एंड से 4 साल देखते। सिमिलरली आईटीएटी का जजमेंट था तो उसके पास भी जा सकते हो, पर सेक्शन 154 नहीं होगा, 254 होगा, जो हम बाद में देखेंगे। ओके, कैन वी डू रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी रेक्टिफाइड असेसमेंट? क्या एक ही चीज का 2-3 बार रेक्टिफिकेशन हो सकता है? ये रहा आंसर। सुप्रीम कोर्ट, हिंद वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑर्डर अंडर 154 इंक्लूड अमेंडेड और रेक्टिफाइड ऑर्डर, देयरफॉर सेकंड एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन कैन ऑल्सो बी मेड। रिवाइज ऑर्डर का भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है, रेक्टिफाइड का भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। और है ना अब थोड़ी प्रॉब्लम जो उनको रियलाइज हुई 154 आने के कुछ सालों के बाद। 154 में रेक्टिफिकेशन कब तक हो सकता है? बोला 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच दैट ओरिजिनल ऑर्डर वॉज इश्यूड। अगर सिंपल 143(1) का इंटीमेशन है तो वो जिस साल आया उस साल के एंड से 4 साल तक रेक्टिफिकेशन हो सकता है, सिंपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो दर इज अ एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म की असेस्ड टोटल इनकम जो थी वो 10 लाख रुपया थी एज पर रिटर्न ऑफ इनकम। उसके हिसाब से मिस्टर ए जो पार्टनर था उसने अपना शेयर इसमें दिखाया था समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज, बिकॉज उसका शेयर था 20%, और उसने इस पे अपना टैक्स पेबल भर दिया। और लेट्स से इसका 143(1) का ऑर्डर भी आ गया। 143(1) का इस मिस्टर ए के रिटर्न में जिसमें उसने 2 लाख की इनकम दिखाई थी, उसका 143(1) का ऑर्डर आ गया समवेयर अराउंड 15 नवंबर 2022। और अब हुआ क्या, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसकी स्क्रूटिनी चालू हुई, लेट्स से उसका रीअसेसमेंट चालू हुआ। अब रीअसेसमेंट तो कितने भी सालों तक हो सकता है, 3 साल, 10 साल। और एबीसी एंड कंपनी का उस साल का रीअसेसमेंट ऑर्डर आया समवेयर इन द ईयर 2028, जिसमें बोला गया कि भाई इसकी इनकम 10 लाख नहीं है, 50 लाख है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मिस्टर ए?
अगर फर्म की इनकम 10 लाख से 50 लाख हो गई तो कहना से उसके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग भी उतने परसेंटेज से बढ़ जाएंगे, उनके प्रॉफिट भी उतने हिस्से से उनको बढ़ाने पड़ेंगे, उसके रिटर्न में वो चीज एड ऑन करनी पड़ेगी। एग्जम्प्ट है तो चलो एग्जम्प्ट इनकम के स्केड्यूल में, कोई चीज टैक्सेबल होगी रेम्यूनरेशन वगैरह तो टैक्सेबल के स्केड्यूल में। तो अगर फर्म की इनकम बढ़ रही है तो सामने हमें पार्टनर की इनकम भी तो उतने हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा 143(1) का कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, फर्म की इनकम बढ़ गई तो मेरी भी इनकम बढ़ेगी, या वैसा वर्षा फर्म की इनकम कम हो गई तो मेरी भी इनकम कम हो जाएगी। पर रेक्टिफिकेशन कब तक फाइल हो सकता है, 143(1) के एंड से 4 साल तक। 143(1) आया था 15 नवंबर 2022। अब उसके एंड से 4 साल अगर मैं गिनूं तो दैट इज 31 मार्च 2027। और मुझे ये गलती पता चल रही है 2028 में कि मुझे मेरा शेयर उस साल का बढ़ाना था। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करूं, रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया और इसीलिए सेक्शन आया 155, एक्सेप्शंस टू द टाइम लिमिट ऑफ 154। कुछ ऐसे केसेस जहां पे 4 years विल नॉट बी काउंटेड फ्रॉम द ईयर इन विच दैट ऑर्डर वॉज पास्ड, दैट पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम एनी अदर डेट। तो 155 जो है ना वो 154 की जो टाइम लिमिट है उसके एक्सेप्शनल केसेस बताता है। उसने पहला क्या बताया, अमेंडिंग असेसमेंट ऑफ द पार्टनर और मेंबर ऑफ एओपी बीओआई फॉर इंक्लूडिंग करेक्ट शेयर ऑफ फर्म एओपी बीओआई। पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से आपने अपने रिटर्न में उसका शेयर दिखा दिया, 143(1) आ गया, फिर फर्म की इनकम बढ़ गई तो उसके हिसाब से आपका शेयर भी बढ़ जाए, आपको अपना रिटर्न रेक्टिफाई करना पड़े। वो रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो, विद इन 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच दैट फाइनल ऑर्डर वॉज पास्ड फॉर फर्म एओपी बीओआई। जब फर्म का ऑर्डर आया उसके बाद के 4 साल तक आप वो पुराने साल का पार्टनर का रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हो। लिखो एक एग्जांपल। Mr. A filed his return for 1920 on 31st July 20. 143(1) came on 15th August 20. In this, he has shown partnership firm profit of rupees 4 crore. Now, that firm got reassessed for previous year 1920, and that order came on 1st November 2027, because of which Mr. A share in profit increased to rupees 8 crore. Up to what date Mr. A can rectify return of income for previous year 1920? तो फर्म का असेसमेंट रीअसेसमेंट उसके वजह से पार्टनर का रिटर्न चेंज हो जाएगा, जो पार्टनर को रेक्टिफिकेशन फाइल करके चेंज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1920 का रिटर्न पार्टनर का कब तक रेक्टिफिकेशन हो सकता है, व्हाट इज द लास्ट डेट अप टू विच इट कैन बी रेक्टिफाइड। 143(1) आया उस साल के एंड से 4 साल, रिटर्न फाइल किया उस साल के एंड से 4 साल, या फर्म का रीअसेसमेंट का ऑर्डर आया उस साल के एंड से 4 साल, फर्म का रीअसेसमेंट का ऑर्डर आया उस साल के एंड से 4 साल। एज पर सेक्शन 155 इट विल बी 4 years from end of year in which order of firm received
तो यहां पे है 1 नवंबर 27, एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा 31 मार्च 2028, प्लस 4 साल का पीरियड एड ऑन कर दे तो क्या हो जाएगा 31 मार्च 2032, मीन्स मिस्टर ए कैन रेक्टिफाई ऑर्डर ऑफ financial year 1920 टिल 31 मार्च 32। वो 19-20 का जो रिटर्न है वो इस दिन तक रेक्टिफाई कर सकता है 31 मार्च 32। एज पर 155 इट विल बी। नहीं, रिटर्न से बेसिकली हम जब बोलते हैं ना रिटर्न रेक्टिफाई करना, तो हम रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं करवा रहे हैं, हम उनके 143(1) के ऑर्डर को, इंटीमेशन को रेक्टिफाई करवा रहे हैं। इसलिए यहां पे लिखा है रेक्टिफाई दी ऑर्डर। तो हम कभी भी रिटर्न को रेक्टिफाई करने का नहीं बोल रहे हैं, हम उनके 143(1) के ऑर्डर को रेक्टिफाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप समझो चार ही तो चीज रेक्टिफाई हो सकती है, एनी ऑर्डर पास बाय अथॉरिटी, 143(1) का इंटीमेशन, टीडीएस इंटीमेशन, टीसीएस इंटीमेशन। रिटर्न रेक्टिफाई कहां हो सकता है, कहीं पे नहीं। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई 143(1) का ऑर्डर, नॉट योर रिटर्न। इंपैक्ट वही आ रही है पर बोलने का ऑर्डर रेक्टिफाई किया ऐसा। अच्छा, अभी एक थोड़ा दूसरा केस समझो, और ये डाउट है ना कहीं थोड़े दिमाग में आना चाहिए। मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 13-14, उसका हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, शोइंग द लॉस ऑफ ₹10 करोड़, 10 करोड़ का लॉस दिखा दिया, जो कैरी फॉरवर्ड भी हो गया। 14-15 में हमारी इनकम आ गई थी 15 करोड़, उसके सामने 10 करोड़ का लॉस माइनस भी हमने कर दिया, 5 करोड़ की इनकम आ गई, और उसका टैक्स भी भर दिया। सब बात खत्म हो गई, सब मस्त चल रहा था, जिंदगी वॉज सेट। अचानक से 20-21 में एक नोटिस आ गई, 148 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 13-14। जिस साल मेरा लॉस हुआ था उस साल का केस रीओपन हुआ, और पता चला कि गलत लॉस क्लेम किया था, 10 करोड़ का लॉस है ही नहीं, लॉस तो सिर्फ 1 करोड़ का आया। रीअसेसमेंट का ऑर्डर आ गया कि तुम्हारा लॉस है सिर्फ 1 करोड़ का। बात खत्म, जो 9 करोड़ का लॉस था वो एड ऑन हो गया, बात खत्म। अब इसके वजह से क्या होगा, कैन आई से 14-15 का रीअसेसमेंट नहीं हुआ फिर भी मुझे वो रिटर्न चेंज करना पड़ेगा। क्यों रिटर्न चेंज करना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरा 10 करोड़ का लॉस माइनस किया था, जबकि अब की वो लॉस कम होके ही कितना हो गया, 1 करोड़। तो यहां पे मुझे 10 करोड़ की जगह सिर्फ क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 करोड़। और इसके लिए मुझे इस रिटर्न को रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, 143(1) के उस साल के ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करके 10 करोड़ की जगह कितना लॉस माइनस करना पड़ेगा, 1 करोड़। तो अगर कोई पीछे के सालों का रीअसेसमेंट होता है जिसके वजह से आपके लॉसेस बदल जाते हैं, तो जिस जिस सालों में आपने वो लॉसेस माइनस किए वो हर एक सालों का क्या फाइल करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन। वो रेक्टिफिकेशन कब तक फाइल कर सकते हो, यहां पे मैं 14-15 के रिटर्न को कब तक रेक्टिफाई कर सकता हूं, सेम। ये रीअसेसमेंट का ऑर्डर आया उस साल के एंड से लेकर 4 साल, वहां तक मैं 14-15 का जो मेरा रिटर्न है उसका 143(1) क्या कर सकता हूं, रेक्टिफाई करवा सकता हूं। ये चीज ऑर्डर में लिखी होगी नहीं, क्यों लिखेंगे, ये ऑब्वियस सी चीज है कि ऐसा करने का। एक साल का लॉस कम हो गया तो उसके बाद उस हर एक साल के सेट ऑफ भी तो कम हो जाएंगे, वो सारी मिस्टेक थी आपकी, उसको रेक्टिफाई करके इंटरेस्ट के साथ टैक्स भरो। तो उसके लिए रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो, बोला कोई नहीं, 14-15 का रेक्टिफिकेशन का 154 के हिसाब से टाइम खत्म हो गया, तो रोने का नहीं, हम आपको 155 में एडिशनल टाइम दे देते हैं, 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच सच रीअसेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड। तो यहां पे क्या लिखा है, रिकम्प्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स फॉर द लॉस रिकम्प्यूटेड अंडर 147। तो वो रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो, विद इन 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ 147 इज पास्ड। अच्छा, फिर आपको पता है कैपिटल गेन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, छोटी थी, कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। क्या पॉइंट था, होल्डिंग कंपनी
100% सब्सिडरी को कैपिटल असेट ट्रांसफर करेगी, उसको ट्रांसफर मानने का नहीं, एंड वाइस वर्सा। पर उसमें कंडीशन थी, ये ट्रांसफर तभी नहीं मानने का जब ट्रांसफर से लेकर 8 सालों तक वो 100% रहता है। अगर होल्डिंग कंपनी ने वो 8 सालों में अपना स्टेक थोड़ा भी कम कर दिया तो वो जो ट्रांसफर हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सवाल आता है कौन से साल में टैक्सेबल होगा, जिस साल ट्रांसफर किया था उस साल में, या जब ये 100% स्टेक डाइल्यूट हो रहा है उस साल में। तो जवाब है जब वो ट्रांसफर किया था उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। अब मान लो किसी कंपनी ने ट्रांसफर किया, तब 100% रिलेशनशिप था शेयर होल्डिंग का, और बेसिकली उस वक्त वो ट्रांसफर नहीं माना गया, तो हमने कैपिटल गेन कंप्यूट किया नहीं। अब उस ट्रांसफर से लेकर 7वें साल में होल्डिंग कंपनी ने 2% स्टेक बेच दिया, तो कहने से वो 7 साल पहले का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से साल में टैक्सेबल होगा, 7 साल पहले। उस साल का रिटर्न रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब रिटर्न को कैसे रेक्टिफाई करोगे, कब रेक्टिफाई करोगे, 7 साल बीत चुके, तो चिंता मत करना, यहां पे भी वो रेक्टिफिकेशन का टाइम कब से चालू होगा, ये स्टेक बेचा उस साल के एंड से 4 साल, वहां तक आप वो पुराने साल का रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। रिकंप्यूटिंग डीम्ड कैपिटल गेन अंडर 147A। 147A क्या था, होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे आप अपना रिटर्न कब रेक्टिफाई कर सकते हो, विद इन 4 years फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। वहां पे ये भी एक पॉइंट था कि अगर वो 8 सालों में जो रेसिपिएंट है वो कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर देगा तो भी वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। या तो व्हेन शेयर होल्डिंग सीजेस टू हैव 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। लिखो एक छोटा सा एग्जांपल और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट टिक कर देना, ये कैपिटल गेन के साथ रेक्टिफिकेशन मर्ज होके पूछ सकते हैं। परफेक्ट है, ऐसा ही केस कंपनसेशन का भी था। जब कोई इनिशियल कंपनसेशन को एनहांस करवाने गए और कोर्ट ने उल्टा बोल दिया कि नहीं एनहांस नहीं मिलेगा, तुम्हारा इनिशियल भी कम कर देते, तो बेसिकली उस केस में मुझे अगर इनिशियल कंपनसेशन मेरा कम हो जाता है तो मुझे उस साल का रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वो भी कब तक रेक्टिफाई करवा सकते हो, वो जो ऑर्डर आया उस साल के एंड से 4 साल। 155 में ढेर सारे केसेस है, आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द केसेस ओवर हियर। 155 में मैंने सिर्फ उतने ही केसेस कवर किए हैं जो एग्जाम के लिए 1% भी इंपॉर्टेंट है। लिखो एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट भी टिक करना। मोदी लिमिटेड, नहीं ऐसा क्योंकि मैंने वहां पे भी शायद ऐसा ही कुछ लिखवाया था, इसलिए मोदी लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड अ कैपिटल असेट। मोदी लिमिटेड ट्रांसफर्ड अ कैपिटल असेट टू इट्स 100% टू इट्स 100% subsidiary Nitish Limited, to its 100% subsidiary Nitish Limited in the year in the year 1718, in the year 1718, now in the year now in the year 2324, now in the year 2324, 10% stake is purchased by Rahul Limited. 10% stake is purchased by Rahul Limited. 10% stake is purchased by Rahul Limited. What will be the implication of capital gain? What will be the implication of capital gain? When it will be taxable? When it will be taxable? And what if return was filed? What if return of that year was filed? What if return of that year was filed without including capital gain? Without including capital gain. चलो सबसे पहले तो आपने जब 17-18 का रिटर्न फाइल किया होगा तब वो कैपिटल गेन इंक्लूड किया होगा कि नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, बिकॉज उस वक्त क्या मिल गया होता, एग्जम्पशन, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने 100% सब्सिडरी को कैपिटल असेट ट्रांसफर की।
अब 8 सालों के अंदर अंदर 100% से स्टेक डाइल्यूट होके 90% हो गया, तो कंडीशन वायोलेट हो गई। अगर कंडीशन वायोलेट हो गई तो वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से साल में टैक्सेबल होगा, 17-18, जिस साल ट्रांसफर किया था उसी साल में। अरे पर उसका रिटर्न तो फाइल ऑलरेडी कर दिया, तो अब मुझे क्या करने का, रेक्टिफिकेशन करने का। कौन से साल का रेक्टिफिकेशन करने का, 17-18। सवाल आता है कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो, जिस साल आपने ये 10% स्टेक बेचा, कौन से साल में 10% स्टेक बेचा, 23-24, उस साल के एंड से 4 साल, यानी 31 मार्च 28, वहां तक मैं कौन से साल का रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता हूं, 17-18 का। तो इंक्लूड दैट कैपिटल गेन। लिखो यहां पे आंसर, इन द ईयर 17-18, इन द ईयर 17-18, लास्ट बेंच मैडम, हाँ ओके, इन द ईयर 17-18 द कैपिटल गेन was not taxable, was not taxable because holding company has transferred capital asset, because holding company has transferred capital asset to its 100% subsidiary, to its 100% subsidiary. Now, in the year 23-24, in the year 23-24, that is within 8 years from the date of transfer, in the year 23-24, that is within 8 years from the date of transfer, shareholding percentage is diluted. Shareholding percentage is diluted. Shareholding percentage is diluted. Then capital gain which was exempted earlier, capital gain which was exempted earlier will now be taxable, will now be taxable in the year of transfer, in the year of transfer. Capital gain which was exempted earlier will now be taxable in the year of transfer, that is 17-18. However, return is already filed. However, return is already filed. However, return is already filed. So, rectification has to be done. Rectification has to be done. And as per section 155, and as per section 155, it can be done up to, it can be done up to 4 years. It can be done up to 4 years. From end of the year, from end of the year, in which shares are sold. So below that, so here, rectification of 17-18 can be filed up to. So here, rectification of 17-18 can be filed up to 31st March 2028. Rectification of 17-18 can be filed up to 31st March 2028. अच्छा, तो लास्ट डेट पे जाके अब एप्लीकेशन नहीं करने की, ये सिर्फ बोलने की बात है 31 मार्च तक रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। एक्चुअली ये टाइम लिमिट एओ के ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, और उसको 6 महीने का टाइम तो मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट आपको अप्लाई कब कर देना पड़ेगा, 6 महीने पहले, ताकि वो 6 महीने का टाइम लेके 31 मार्च तक ऑर्डर पास कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये कैसा आमेंट, ये 147A ने जो बोला कि उस साल टैक्सेबल करो, और 155 ने उसको सपोर्ट करने के लिए 4 साल का रेक्टिफिकेशन का नया टाइम लिमिट बताया, ये किसके फेवर में, एसएससी के फेवर में कि डिपार्टमेंट के फेवर में, डिपार्टमेंट।
कैसे डिपार्टमेंट के फेवर में हुआ? अगर आप उस साल में ही टैक्सेबल करोगे तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट के साथ आज टैक्स कलेक्ट करोगे। अगर आज के साल में टैक्सेबल करते तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ टैक्स मिलता। जबकि आप उसी साल टैक्सेबल करो तो आज इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्स मिलेगा। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट के फेवर में हुआ। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो, अगर आप भी भूल गए और ये भी भूल गया तो ठीक है, मजे ही मजे। पर अगर मान लो आप भूल गए, एओ को याद आया, तो वो 16 घंटे भी तो रेक्टिफिकेशन कर सकता है, उसके पास वो भी तो पावर है। टैक्स रेट भी उसी साल के लगेंगे जिस साल का रेक्टिफिकेशन किया। और हाँ, रेक्टिफिकेशन इज अबाउट मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो सर यहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हैं? 31 मार्च 28 तक। कौन सी मैटर 31 मार्च 28 तक रेक्टिफाई कर सकते हैं 17-18 की? सिर्फ ये कैपिटल गेन वाली मैटर, या उसके अलावा दूसरी भी कोई एरर थी तो वो भी 31 मार्च 28 तक रेक्टिफाई कर सकते? मान लो 17-18 में एक एरर भी रह गई थी 143(1) में, क्या उसका रेक्टिफिकेशन भी 31 मार्च 28 तक हो सकता है? नहीं, उसके लिए 154 की नॉर्मल टाइम लिमिट। सिर्फ ये कैपिटल गेन की मैटर के लिए कौन सी टाइम लिमिट लगेगी? 31 मार्च 2028। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक्सटेंडेड टाइम लिमिट इज पर्टिकुलर मैटर वाइज। ये मैटर वाइज एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हर एक चीज का रेक्टिफिकेशन उस साल का 31 मार्च 28 तक हो सकता है। जो दूसरी नॉर्मल एरर थी उसकी नॉर्मल टाइम लिमिट देखनी थी, जो कैपिटल गेन वाली मैटर है उसके लिए एक्सटेंडेड आपको टाइम लिमिट देखना है। ओके, अब ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो, पर रियल लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ टीडीएस टीसीएस नॉट डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। ढेर सारे केसेस में ऐसा होता है कि बेसिकली हम लोगों ने जब रिटर्न फाइल किया तो रिटर्न फाइल करते वक्त हमने देखा कि प्रीवियस ईयर की कोई इनकम है क्लाइंट की जिसपे सामने वाले ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। 2-3 केस है, मैं पहला केस इसमें डिस्कस कर रहा हूं। रिटर्न फाइल करते वक्त इनकम है पर सामने वाले पेयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो व्हाट विल डू? हम इनकम ऐड करेंगे, टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे और वो टैक्स गवर्नमेंट को भर देंगे। अब हमने रिटर्न फाइल किया, उसके थोड़े टाइम के बाद वो जो पेयर था उसने टीडीएस का पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया और उसी साल का रिटर्न फाइल किया जिस साल की वो इनकम, जिसका हमने तो रिटर्न फाइल कर दिया टीडीएस की क्रेडिट लिए बिना। तो अब होगा क्या? हमारी जेब से भी टैक्स गया और हमारा उस साल का टीडीएस भी डिडक्ट हो गया, जिसकी क्रेडिट भी उस साल में आ गई, पर हमने रिटर्न में क्लेम नहीं किया। तो इस केस में हम लोग क्या फाइल कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन। और हम रेक्टिफिकेशन फाइल करके वो टीडीएस की क्रेडिट माइनस ले सकते हैं। पर इसकी एक ही कंडीशन है, ये टीडीएस की क्रेडिट तभी माइनस ले सकते हो जब आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करते वक्त वो इनकम भी रिटर्न में ऐड की थी। अगर आपने वो इनकम ऐड नहीं की थी, सोचा कि भाई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो इनकम भी क्यों दिखाने का, अब टीडीएस की क्रेडिट आ गई तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हो, इनकम भी ऐड कर रहे हो, टीडीएस भी माइनस कर रहे हो। लॉ बोलता है ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। इनकम ऐड की थी, सिर्फ टीडीएस माइनस करना बाकी था, तो हम उसकी क्रेडिट देंगे। आपने इनकम ऐड ही नहीं की थी, यानी आप तो इसे इनकम ही नहीं मानते उस साल की, तो हम टीडीएस की क्रेडिट भी क्यों दे आपको उस साल? तो रेक्टिफिकेशन तभी फाइल कर सकते हो जब इनकम ऐड हो चुकी थी रिटर्न में, टीडीएस माइनस करना रह गया था। दूसरा एग्जांपल, मेरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका था, डिडक्टर ने डिपॉजिट नहीं किया था और वो मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, इनकम ऐड कर दी, 26 एस में जो टीडीएस नहीं आया वो हमने माइनस भी नहीं किया और टैक्स भर दिया। थोड़े टाइम के बाद उसने अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया और मेरे 26 एस में वो क्रेडिट आ गई, पर मैंने तो रिटर्न फाइल कर दिया। तो अब क्या करने का? रेक्टिफिकेशन फाइल कर देने का। पर रेक्टिफिकेशन अगेन तभी फाइल कर सकते हो जब आपने अपनी इनकम भी रिटर्न में ऐड की थी। तो फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ टीडीएस टीसीएस नॉट डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, if TDS TCS certificate produced before AO within 2 years from end of assessment year, देखो यहां पे थोड़ी कम टाइम लिमिट दे दी। ये रेक्टिफिकेशन पहले तो तभी फाइल कर सकते हो जब असेसमेंट ईयर के एंड से 2 सालों के अंदर अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट आप एओ को प्रोड्यूस करो। एंड रेक्टिफिकेशन कैन बी डन ओनली इफ इनकम बिलोंगिंग टू टीडीएस हैज बीन शोन इन द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर वो इनकम आपने रिटर्न में दिखाई ही नहीं थी तो उसका रेक्टिफिकेशन भी फाइल हो सकता नहीं। अच्छा, AO can do rectification within 4 years from end of the year in which TDS TCS certificate was given। वैसे देखने जाओ तो ये 6 साल तक अलाउ करता है। कैसे 6 साल के लिए अलाउ किया? TDS TCS सर्टिफिकेट AO को कब तक दे देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर।
और जिस साल आपने वो सर्टिफिकेट एओ को दिखाया कि ये देख टीडीएस आ गया, उस साल के एंड से 4 साल तक एओ कभी भी आपका वो साल का रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता है। यानी ये मैटर के लिए 6 साल का इन एंड ऑल टाइम मिल गया। 2 साल के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो और उसके बाद के 4 साल तक एओ कभी भी आपका रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता है। जिसमें से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रेक्टिफिकेशन में टैक्स क्रेडिट मिसमैच करके टैब आता है, उसमें जाके आप अप्लाई कर दो कि भाई अब तो देख 26 में टैक्स क्रेडिट आ गई है, दे विल रीप्रोसेस योर एग्जिस्टिंग रिटर्न। टीडीएस करेक्शन हुआ है तो भी ये चीज कर सकते हो। बेसिकली रेक्टिफिकेशन इनकम दिखानी होनी चाहिए, फिर टीडीएस का कोई भी करेक्शन रेक्टिफिकेशन से हो सकता है। अच्छा, अब ये ना फिफ्थ पॉइंट, एक जबरदस्त पॉइंट आया था 270A। 270A एक पेनल्टी का सेक्शन है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जहां पे आपके टैक्स का 200% टैक्स लग जाता है। अगर कोई इनकम जानबूझ के रिटर्न में नहीं दिखाई और तो उसका टैक्स भी गिना जाएगा और पेनल्टी लगेगी 200% ऑफ दैट टैक्स। हमने पीजीबीपी जब किया तब एक पॉइंट पढ़ा था कि इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते, पर जब पहले लॉ बना था ना, उसने सिर्फ क्या लिखा था, इनकम टैक्स। उसने सेस और सरचार्ज के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो कुछ लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया, इनकम टैक्स में सिर्फ टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। पीजीबीपी गिनते वक्त सेस और सरचार्ज का डिडक्शन तो ले सकते हैं, क्योंकि इसने तो सिर्फ टैक्स वर्ड यूज किया। कुछ जजमेंट भी आ गए ऐसे कि हाँ, सरचार्ज और सेस का डिडक्शन मिल सकता है, सिर्फ टैक्स का डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो निर्मला मैडम का मगज घूम गया। अचानक एक अमेंडमेंट करती है कि भाई ये अज्यूम है कि टैक्स इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और 4 साल का वक्त देती हूं मैं, ऐसा निर्मला मैडम बोली। 4 साल के अंदर अंदर आप वो हर एक साल के रिटर्न रेक्टिफाई कर दो जिस सालों में आपने सरचार्ज और सेस का डिडक्शन लिया था। अगर नहीं लोगे तो हम 270A की पेनल्टी लगाएंगे वो हर एक सालों में, और आपके टैक्स का 200% पेनल्टी धर देंगे। तो बेसिकली जिसने जिसने पहले के सालों में सरचार्ज और सेस का डिडक्शन लिया था, इवन ऑन द बेस ऑफ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, उन सबको भी अपना रिटर्न रेक्टिफाई करना पड़ा 4 सालों के अंदर। 4 साल कब से, फ्रॉम एंड ऑफ 21-22, क्योंकि उस साल अमेंडमेंट आया। तो 21-22 के एंड से 4 सालों में वो सबको अपने हर एक पुराने रिटर्न रेक्टिफाई करने थे जिस जिस सालों में उन्होंने सरचार्ज और सेस का डिडक्शन लिया था। और अगर नहीं किया तो उसके बाद 270A की पेनल्टी लग जाएगी। तो बेसिकली 270A की इम्यूनिटी दी। महान देखो, महानता तो देखो, मैं आपको पेनल्टी नहीं लगाएगा अगर आप अपना पुराना रिटर्न 4 सालों में रेक्टिफाई कर। अरे क्यों करें रेक्टिफाई, हाईकोर्ट का जजमेंट था। पार्लियामेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू सुपरसीड द हाईकोर्ट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और उसमें भी मुझे पेनल्टी लगाने का धमकी दे रहा है, सिर्फ टैक्स का नहीं। ये तो बहुत ही क्रूशियल। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट का जज भी कैसा होगा सोचो, टैक्स में बोलता है हाँ सिर्फ टैक्स ही माइनस नहीं मिलेगा, सरचार्ज सेस माइनस मिलेगा। तो अभी असेसी भी थोड़ा पी के बैठा था, वो जज भी थोड़ा। इफ इन केस एनी अर्लियर ईयर assessee has claimed deduction of surcharge या तो cess, then it will be treated as under reported income of 270A, and for that year recomputation will be done. If assessee make an application तो 270A नहीं लगेगा, पर ये कब तक एप्लीकेशन कर देनी है, विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम एंड ऑफ 21-22, क्योंकि उस साल अमेंडमेंट आया था। लास्ट पॉइंट ऑफ 155, हमने एक सेक्शन पढ़ा था 10AA, दैट वाज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसको 15 साल का एक डिडक्शन मिलता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। पहले 5 साल कितना डिडक्शन मिलता है, 100%, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके बाद के 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके बाद के 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू दैट एसईजेड रिजर्व व्हिच एवर इज लोअर। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज द प्रॉफिट ऑफ एसईजेड into export turnover received in India up to 6 months from end of previous year divided by total turnover. So basically profit of SEZ into export turnover received in India up to 6 months from end of previous year divided by total turnover. तो मान लो मैंने एक्सपोर्ट टर्नओवर 15 करोड़ का किया और प्रीवियस ईयर के बाद 6 महीने में मुझे सिर्फ 10 करोड़ मिला, तो ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर मानता है, 10 करोड़, और मुझे उतना ही प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का डिडक्शन देता है। बाकी का 5 करोड़ जो एक्सपोर्ट हुआ है, पैसा नहीं मिला, इसके वजह से डिडक्शन भी नहीं मिला उसके प्रॉफिट का। अब मान लो 1-2 साल के बाद वो 5 करोड़ रुपया मुझे मिल गया फॉरेन कंट्री से। अब तक था
कुछ नहीं कर सकते, भले वो आपको मिला पर उसका डिडक्शन ले सकते नहीं हो। अब एक्ट उदार बन गया, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़े टाइम के बाद वो बाकी का एक्सपेक्ट टर्नओवर मिल जाता है तो उसके प्रोपोर्शनेट जो डिडक्शन आपका बच गया था वो भी आप उस साल के रिटर्न में क्लेम कर सकते हो बाय रेक्टिफाइंग योर रिटर्न। तो मान लेते हैं 17-18 में मैंने एक्सपोर्ट किया था 50 करोड़ का, 17-18 के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे सिर्फ 40 करोड़ का टर्नओवर मिला था। तो उस साल फॉर्मूला जो लगाई थी उसमें मैंने एक्सपोर्ट टर्नओवर सिर्फ कितना लिया था, 40 करोड़। बाकी का 10 करोड़ मुझे 20-21 में रिसीव हो रहा है। तो 20-21 में व्हाट आई हैव टू डू, मुझे 17-18 का रिटर्न रेक्टिफाई करने का, फॉर्मूला में 40 करोड़ की जगह 50 करोड़ रख के देखने का कितना डिडक्शन बढ़ रहा है, उतना डिडक्शन बढ़ा के रिफंड क्लेम कर लेने का टैक्स का। तो ये रेक्टिफिकेशन पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन है कि जो डिडक्शन आपने कम लिया था वो आप बढ़ा भी सकते हो। अर्लियर 10AA, अर्लियर 10AA डिडक्शन वाज नॉट अलाउड बिकॉज इनकम वाज नॉट, प्लीज मेक इट नॉट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम which is now received, which is now received। तो अब क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा विद इन 4 years फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच इनकम इज रिसीव्ड और बॉट इन इंडिया। वो रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो, 4 साल। वो 4 साल कब से गिनोगे, फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच रिटर्न वॉज दैट मनी इज रिसीव्ड। तो सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट 6 month? ओके, मान लो उसी साल ये पूरा डिडक्शन दे देते और बाद में ये बाकी का 10 करोड़ मिलता ही नहीं, तो वो आई कैसे रखती गवर्नमेंट, वो ट्रेस कैसे करती कि वो पैसा मिला ही नहीं है। और इसीलिए क्या बोला, पहले लिमिटेड डिडक्शन लो, फिर वो पैसा मिले तब वो रिटर्न रेक्टिफाई कर देना। और अगर पैसा मिला ही नहीं तो जो किया वो सही किया था। तो ये ट्रेस करने के लिए उन्होंने इस तरीके का पॉइंट रखा है। अब ये क्या ना, खतरनाक जजमेंट है और बहुत ही मस्त जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सीआईटी वर्सेस महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिटर्न फाइल किया 50 करोड़ का लॉस बताते हुए, विद इन टाइम रिटर्न फाइल किया, यानी कि वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर का रिटर्न जब मैंने फाइल किया, मैंने पीछे के साल के लॉसेस माइनस ही नहीं किए, भूल गया माइनस करना, याद ही नहीं था कि पीछे के साल में 50 करोड़ का लॉस था। करंट ईयर में मैंने रिटर्न फाइल कर दिया विदाउट डूइंग सेट ऑफ द लॉसेस और टैक्स भी भर दिया। लॉ बोलता है एओ तेरी जवाबदारी थी 143(1) में ये लॉस माइनस करने की। अगर एसएससी ने ये लॉस माइनस नहीं किया तो क्या हो गया, ए तुझे ये लॉस माइनस करके देना था। 143(1) में सिर्फ एडिशन ही नहीं करना है, डिलीशन भी करना है। अगर कोई लॉस एसएससी भूल गया तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एओ टू डिडक्ट दैट लॉस व्हाइल कंप्यूटिंग दैट इंटीमेशन या तो समरी असेसमेंट, क्योंकि लॉस क्लेम करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। लॉस क्लेम करना क्या है, कंपलसरी। तो मान लो कोई ऐसा सोचे कि पीछे के साल का लॉस है, करंट ईयर की इनकम तो कितनी कम आ रही है, चलो ना इस साल माइनस नहीं करते, बचा के रखते हैं उस साल के लिए, जब इनकम एकदम बढ़ जाएगी तब लॉसेस सेट ऑफ कर देंगे। नहीं हो सकता, आपको करंट ईयर में कंपल्सरी लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आप भूल जाओगे तो 143(1) के ऑर्डर में वो सेट ऑफ होके आएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीआईटी वर्सेस महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड। इवन इफ एसएससी हैज ओमिटेड टू क्लेम set off of the losses under 72, it will be the duty of AO to allow such loss if that year return filed within the time of 139 subsection 1। तो AO की ये ड्यूटी रहती है। देन सेक्शन, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये सेम इसी के ऊपर है कि लॉस माइनस नहीं किया, क्या AO को माइनस करना पड़ेगा, हाँ कंपलसरी करना पड़ेगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है। Section 170A, effect of the order of tribunal court in respect of business organization, reorganization। कई बार क्या होता है, कोई केस एनसीएलटी में चला गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में चला गया, और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रीऑर्गेनाइजेशन करता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कंपनी को स्प्लिट कर सकता है, कंपनी को डीमर्ज कर सकता है, कंपनी को अमालगमेट कर सकता है। यानी मान लो आज एनसीएलटी का ऑर्डर आता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल सहारा ग्रुप को मर्ज कर देते हैं लेट्स से टाटा ग्रुप के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिवली प्रायर टू 2 years, 2 साल पहले से हम लोग कंसोलिडेशन चाहते हैं, 2 साल पहले से हम लोग मर्ज करने का ऑर्डर पास करते हैं। तो अब 2 साल पहले का टाटा लिमिटेड का रिटर्न भी फाइल हो गया था और सहारा ग्रुप का भी रिटर्न फाइल हो गया, और दोनों ने उस रिटर्न फाइल करते वक्त अमालगमेशन का कोई इंपैक्ट तो दिया ही नहीं था। तो अब जब आज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उस दोनों साल का, क्योंकि अब अमालगमेशन की इफेक्ट उसमें बतानी पड़ेगी।
आप जब रिटर्न फाइल करने जाते हो ना, तब वहां पे एक आईटीआर ए करके भी ऑप्शन आता है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 तो समझाइए, आईटीआर ए क्या है? मॉडिफाइड रिटर्न। मॉडिफाइड रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड या एनसीएलटी जो प्रायर डेट से रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो हमें रिटर्न में भी उसकी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसका फॉर्म नंबर कौन सा है? आईटीआर ए। Where High Court or tribunal or adjudicating authority under IBC Act, Insolvency Bankruptcy Code, passes any order with retrospective effect for any amalgamation, reorganization, merger, then successor, which has filed its return of income earlier, will now file modified return in form number ITR-A within a period of 6 months from end of month in which said order is passed. तो वो आईबीसी का जिस महीने ऑर्डर आया उस महीने के एंड से 6 महीने में वो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखो, नॉर्मल रिटर्न आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अपडेटेड रिटर्न कौन सा? आईटीआर यू। और मॉडिफाइड रिटर्न कौन सा? आईटीआर ए। और वो कितने टाइम में फाइल करना है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर इज इश्यूड। अच्छा, बाय द वे, आईटीआर के नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, और एक लास्ट सेक्शन कहीं पे तो रखना था, तो यहां पे रख दिया। सेक्शन 5A, दीव दमन दादरा नगर हवेली गोवा, जहां पे आज भी पोर्टुगीज सिविल कोड 1860 चलता है, और उसी शर्त पे उन लोगों ने हमसे कनेक्ट किया इंडिया से कि भाई हमारा वही कोड चलेगा जो पोर्टुगीज रख के गए हैं, आपका कोड हमें अप्लाई नहीं होगा। सी, वी एवर वंडर व्हाई देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 10 क्लॉज 26 ट्रिपल ए। सिक्किम इसकी हर एक इनकम एग्जम्प्ट, उसकी सिक्किम से होने वाली हर एक इनकम एग्जम्प्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि सिक्किम के राजा ने जब सिक्किम को इंडिया में ज्वाइन करवाया, तब शर्त रखी कि हमारे लोगों को इनकम टैक्स अप्लाई नहीं करवाने का। हम आपको नेचुरल रिसोर्सेज अपने दे रहे हैं, तो हमारे लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करने का। आर्टिकल में ये लिखा कि सिक्किम हम लोग तभी जोड़ेंगे जब इनकम टैक्स एक्ट वहां पे अप्लाई नहीं होगा, टैक्सेशन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। और इसलिए सेक्शन लाना पड़ा 1026 ट्रिपल ए कि सिक्किम इज इंडिविजुअल, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, हम उसको इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। सिमिलरली गोवा, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, जो पोर्टुगीज सिविल कोड से गवर्न होते थे, जब इंडिया में उनको ज्वाइन करने की बारी आई, तब उन्होंने एक शर्त रखी छोटी सी, हम ज्वाइन हो जाएंगे इंडिया में प्रोवाइडेड हमें वही सिविल कोड अप्लाई होगा जो पोर्टुगीज का सिविल कोड है, हमें इंडिया का सिविल कोड अप्लाई नहीं होगा। एक ही कंट्री में भी अलग अलग लॉ। हमने मंजूरी दे दी। अब पोर्टुगीज सिविल कोड बोलता है कि किसी भी एक पर्सन की जो इनकम होगी वो हस्बैंड और वाइफ में इक्वली डिवाइड होगी एक्सेप्ट सैलरी। यानी अगर मान लो हस्बैंड की हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 10 करोड़ की, तो उसकी 5 करोड़, उसकी वाइफ की 5 करोड़। कैपिटल गेन इनकम है तो उसकी और वाइफ की आधी आधी, वाइफ की कोई इनकम है तो उसकी और उसके हस्बैंड की आधी आधी मान लो। और हाँ, सैलरी की अगर कोई इनकम है तो जिसकी है उसी की इनकम में ऐड करने का। तो मान लो गोवा का कोई क्लाइंट आता है अपनी इनकम लेके, तो सारी इनकम उसमें ऐड नहीं कर देने की, उसका रिटर्न में आधी इनकम उसकी, आधी किसके नाम पे बताने की? उसकी स्पाउस के नाम पे। हाँ, पर सैलरी की अगर इनकम होगी तो वो पूरी किसके नाम पे बताने की? उसके खुद के नाम पे। If an individual is governed by Portuguese Civil Code of 1860 in the state of Goa, Dadra Nagar Haveli, Diu Daman, then except salary income, every income to be apportioned between husband and wife equally. Husband and wife equally. Basically, the word is not husband and wife, the word is spouse. स्पाउस वर्ड लिख दो, इससे बहुत सारे दूसरे इंटरप्रिटेशन भी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पाउस में ये इक्वली अपोर्शन कर देने का। हाँ, इनकम टैक्स लगता है विद सम मॉडिफिकेशन, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज सेक्शन 5A। अच्छा, तो बाय द वे 139 सबसेक्शन 1, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, जरा पहले पेज पे आ जाओ असेसमेंट प्रोसीजर के। ओह, बहुत सारा है। 139 सबसेक्शन 1, किसको 31 अक्टूबर की ड्यू डेट लगती है? एनी पार्टनर ऑफ अ ऑडिटेड फर्म or spouse of such partner if to them provision of section 5A is applicable। तो अगर कोई हस्बैंड जो है वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है, तो वो हस्बैंड की ड्यू डेट 31 अक्टूबर, उसके वाइफ की ड्यू डेट भी क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पीपल। हियर इंडिविजुअल मींस रेजिडेंट ऑफ दिस गोवा दीव दमन, करेक्ट, जिनको एक्ट अप्लाई होता है वो। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब हम रिटर्न ऑफ इनकम की बातें करते हैं तो मेन सेक्शन कौन सा आता है? 139, और उसमें अलग अलग सबसेक्शंस है।
आधार नंबर का परमानेंट अकाउंट नंबर का सेक्शन कौन सा है 139A। आधार नंबर का सेक्शन कौन सा है 139AA। टीआरपी के पास रिटर्न फाइल करवाना है तो 139B। और रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा, द पर्सन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 140। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद असेसमेंट की बारी आती है। असेसमेंट के जो सेक्शन है 142 143 उसके अलग अलग सेक्शन नंबर हो गए, जैसे सबसेक्शन 1 समरी असेसमेंट, सबसेक्शन 2 143(2) नोटिस ऑफ असेसमेंट, 143(3) असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 144C डीआरपी के पास केस लेके जाने का, 144BA वो गार वाला केस आ गया। तो ये सारे केसेस जो है वो असेसमेंट के हो गए। जब रीअसेसमेंट की बातें आती है तो कहां से कहां तक, 147 से लेकर 152। 147 पावर देता है, 148A अपॉर्चुनिटी देता है, 148 नोटिस इश्यू करता है, 149 उसकी टाइम लिमिट बताता है, 150 उस टाइम लिमिट का एक्सेप्शन बताता है, 151 बोलता है फेसलेस अथॉरिटी कौन होगी वो, और 152 बोलता है उस साल के स्लैब रेट अप्लाई करो। रेक्टिफिकेशन की जब बारी आती है तो दो सेक्शन काम में आ जाते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, 154 155। सो बस चार ही तो टॉपिक थे इस पूरे चैप्टर में, रिटर्न, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रेक्टिफिकेशन। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की 9 o'clock and 6 minutes।